हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द लाइव सेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दिस इज रंजन। आप देख रहे हैं बीडब्ल्यू की ये क्लास और हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक सर्किट्स। तो मैग्नेटिक सर्किट्स में आज देखने वाले हैं अबाउट द एडी करंट लॉसेस। ठीक है, आज कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और करेंगे मस्ट टाइप से। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो सब एकदम क्लियर है ना? वेरी गुड आफ्टरनून साक्षी, राहुल, विनय, नयन, दिनेश, जितेंद्र, अभिषेक। अच्छा, बढ़िया है थीम। थैंक यू सो मच दिनेश। और आप सब जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, वंस अगेन आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन दिस क्लास। स्टार्ट करते हैं एकदम मस्त। अभिषेक जोरदार। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने, है ना, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। हिस्टेरेसिस लॉस जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे। पेन निकाल लेते हैं। यस, तो हिस्टेरेसिस लॉस में हम लोगों ने काफी सारा थिंग देखा हुआ था कि अलग अलग टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या हिस्टेरेसिस लॉस की कंडीशंस होती है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, इन सब टाइप के मटेरियल्स के लिए हम लोगों ने उसको स्टडी किया हुआ था। ठीक, हिस्टेरेसिस लॉस बेसिकली जिसको कि हमने बीएच कर्व से भी शो किया हुआ था कि कैसा होता है। हिस्टेरेसिस लॉस जिसको कि हम लोगों ने बीएच कर्व से भी शो किया था। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था कि एक आध पॉइंट हिस्टेरेसिस में बचा हुआ है लिखने को, वो आज लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब हिस्टेरेसिस लॉस की रेमेडीज मैंने आपको नहीं लिखाया था कि उसको हटाना कैसे है। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस की रेमेडीज। राहुल क्या हो गया बताइए। हेलो दीप्ति, वेरी गुड आफ्टरनून। मनीष, वेरी गुड आफ्टरनून डियर। दुर्गानंद, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है राहुल, ठीक है। अरे ये सब इशू आता है यार, ये सब इशू आता है। लोग बोलते हैं, अपने आप को फर्क मत पड़ने दो किसी की बातों से। ठीक है, सोचो आपका मूड आपके कंट्रोल में होना चाहिए ना, किसी और के कंट्रोल में थोड़ी ना। कितना बेस्ट थिंग है कि इसका पूरा कंट्रोल हमारे ही पास है। तो हमको खुश होना है या सैड होना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। कोई और कुछ भी बोले, आप अगर नहीं रिएक्ट करोगे तो आपकी चॉइस है ना। तो ठीक है, तो एकदम कोई टेंशन नहीं लो, कोई भी कुछ भी बोले। ठीक है, इनकेस अगर ऐसा फिर भी कुछ है माइंड में तो मुझे बताना, फोन पे बता सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो क्लास के बाद। ठीक है, बिल्कुल है। तो ऐसा कुछ भी माइंड में टेंशन मत रखना यार, आप सभी के लिए एकदम फ्री रहो आप लोग। ठीक है, एकदम फ्री मस्त। कोई बाहर के लोग कुछ भी बोले, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप जब अभी मेहनत कर रहे होते हो ना, तो क्योंकि रिजल्ट दिखता नहीं होता है ना, अभी तो सिर्फ मेहनत हो रही है, लोगों को नहीं पता कि आउटकम क्या होता है। तो लोग बहुत सारी बातें करेंगे आपके बारे में। ठीक है, उससे खुद को असर मत पड़ने देना, कभी भी मत असर पड़ने देना। आपको पता है कि यू आर डूइंग इट बेस्ट, आप एकदम जी जान लगा के लगे हुए हैं, तो रिजल्ट भी जोरदार होगा। थोड़ा समय लगेगा बट इट विल बी बेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कल का एक क्वेश्चन था ना होमवर्क में। हाँ जी, कल का क्वेश्चन एक होमवर्क में था, है ना। शिवराज, वेरी गुड आफ्टरनून। हो जाता है राहुल, उसे भी समझा सकते हो, उसे भी समझाया जा सकता है। ठीक है, श्योरली समझा सकते हो, कॉन्फिडेंट रहो। तो यस, कल हम लोग बात कर रहे थे अबाउट हिस्टेरेसिस लॉस, है ना। हाँ बिल्कुल सही अभिषेक, बिल्कुल सही, है ना। लोग अपोज करते रहेंगे, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे चीजें बोलेंगे, 10 लोग 10 टाइप के सजेशंस भी दे देंगे। ठीक है, आप खुद को कितने बढ़िया वे में जानते हो और आप अपने आप को, आपको पता है ना कि आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है, वो सही है, आपने बिल्कुल सोच समझ के वो चीज शुरू किया है। एक गवर्नमेंट जॉब का टारगेट लिए हो तो कुछ सोच के लिए होगे, अपने माइंड में आपने खुद को पहले कन्विंस किया होगा ना कि हाँ मैं ये गवर्नमेंट जॉब क्रैक करूंगा। तब ऐसा किया है या किसी के बोलने पे किया है? मुझे लगता है खुद के अकॉर्डिंग ही आपने डिसाइड किया होगा। अगर ऐसा है तो इट इज द बेस्ट डिसीजन। आपने सोचा है ना जो चीज, तो वो होके रहेगी। बस मेहनत करना है, लोग का क्या है, बोलते रहने दो, कुछ नहीं होता। ठीक है, कल वाले का आंसर हाई होगा, जितेंद्र ने लिखा हुआ है। कल का क्वेश्चन क्या था यार, कल का सवाल क्या था वो बताइएगा। ठीक है, तब तक मैं जरा हिस्टेरेसिस का एक दो पॉइंट आपको लिखवा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी, है ना। दीप्ति ने लिखा कि जब फैमिली में ही कोई बोले तो बोल सकते हैं, फैमिली में बोल सकते हैं, आपके भाई बहन बोल सकते हैं, मतलब इट इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक, हिस्टेरेसिस लॉस के कुछ फैक्टर्स मैं आपको लिखवा देता हूं जल्दी से।
narrow loop of BH curve indicates a higher level of magnetization of any मटेरियल। एक हिस्टेरिसिस लूप किसी, या अगर एक बीएच कर्व किसी मटेरियल के लिए जितना नैरो होगा वो दिखाएगा हायर स्केल या हायर लेवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ एनी मटेरियल, यानी मटेरियल उतना हाई लेवल तक मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है। और दूसरा, द सैचुरेशन of material the saturation of core will be based upon its material and thus it can occur at different levels of flux density B, है ना? It can occur at different levels of flux density B. अच्छा, आपने एमसीक्यू क्वेश्चन भेजा है कल वाला? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तारिक है ना, तारिक ने भी ये चीज लिखा हुआ है। रिश्तेदार, रिलेटिव सब बोलते हैं यार, मैं ना, बिल्कुल सही। राहुल, एग्जैक्टली यार, देखो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, उससे बड़ा गोल सेट किया आप लोगों ने। ये चीज समझना, 2 मिनट के लिए जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो या जो गोल आपने सेट किया है, 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि वो गोल आपको मिल जाता है, आप अचीव कर लेते हो। आपने सेट किया होगा एसएससी जेई क्रैक करना है, आपने सेट किया होगा आरबी क्रैक करना है, गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है, एनीथिंग। 2 मिनट के लिए मान लो कि क्रैक कर लिया आपने, उसके बाद की लाइफ सोचो, आंखें बंद करो, जस्ट इमेजिन करो कि उसके बाद की क्या लाइफ होगी। हर चीज जो आप करना चाहते हो लाइफ में आप कर सकते हो, एक भी रुपए आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे। आपकी लाइफ का हर डिसीजन 100% फिर आप ही ले पाओगे। अभी कुछ डिसीजंस में पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, है ना, रिलेटिव्स, कुछ सबका मिला जुला जो वो रहता है डिसीजन, वो आप तक पहुंचता है। उस कंडीशन में, मतलब लाइन के उस पार जब आप पहुंच जाओगे ना, तो वहां से फिर सारी चीजें आपके कंट्रोल में रहने वाली है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जिस चीज का कंट्रोल आपको दूसरों को देना है, बस वही दे सकते हैं। अदरवाइज आप जो चाहें, जैसा चाहें वैसी लाइफ जी सकते हैं, रह सकते हैं। तो यार बेस्ट है, मतलब पूरी फ्रीडम। तो बोलने दो लोगों को, आपको पता है आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में, है ना। लोग बोलेंगे यार कुछ नहीं होता, बोलने दो। बिल्कुल सही। नयन ने लिखा कि हमारी ब्रांच हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये फ्लो लाइक करंट, डोंट बिहेव लाइक रजिस्टर। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच यार राहुल। तो वो करो जो आपको अच्छा लगता है यार, है ना। अपने मन में जो अच्छा लगे वो करो। अगर कोई बाहर के लोग कुछ बोल रहे हैं, तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहो। अगर वो बोलने वाले लोग घर पर ही हैं तो उनसे तो दूर नहीं रहा जा सकता, बट अपने माइंड को समझा सकते हो कि यार मेरा जो टारगेट है ना वो बहुत बढ़िया, और जिस दिन मैं अचीव कर लूंगा मैं इस सबसे बहुत ऊपर उठ जाऊंगा, बहुत ऊपर, मतलब लोग छू भी नहीं सकेंगे आपको, मतलब इतने ऊपर। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग यार। हाँ रंजन, वेरी नाइस, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं सर, ये होना चाहिए एटीट्यूड। पूरा थिंग आपके एटीट्यूड के ऊपर ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यही है ना अल्टीमेट हैप्पीनेस। क्या है कि आपके पास टोटल कंट्रोल हो। टोटल कंट्रोल इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस। और क्या, आप तो यही चाहते हो ना कि हर चीज पे आपका फुल कंट्रोल होना चाहिए। सबसे बड़ा हैप्पीनेस तो वही है कि आप भाई टोटल कंट्रोल ही तो चाहते हो। एट द एंड हर किसी का मकसद वही होता है, वो गवर्नमेंट जॉब के थ्रू आए, किसी भी चीज के थ्रू आए, एट द एंड हम चाहते तो यही है ना। तो टोटल कंट्रोल जब आपका सब चीजों पे आ जाता है, आपको पता है कि
आपको क्या चाहिए और वो चीज आपके पास अवेलेबल हो जाए तुरंत, आप जब चाहो, हैप्पीनेस सब होगा, है ना। हेलो डियर हिराग ज्योति। अच्छा, मैंने आपको सर कुछ देर पहले मैसेज किया था करके, आपने नहीं देखा, मे भी हो सकता है ऊपर चला गया होगा कमेंट्स में। चलिए, ये पॉइंट सभी ने लिख लिया क्या? ये पॉइंट सभी ने लिख लिया क्या? तो बताइएगा। चलिए, तब तक मैं मैसेज देख लेता हूँ, शायद कल का क्वेश्चन अभिषेक ने भेजा हुआ है। हाँ, आ गया है, यस। A material which can be magnetized up to a higher extent will have its hysteresis loop area। एक मटेरियल जिसको कि हायर एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज किया जा सकता है, उसका हिस्टेरेसिस लूप एरिया कैसा होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आपको पहले पॉइंट में मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर पहले पॉइंट में मिल जाएगा, है ना। अनुपा, एग्जैक्टली ये चीज होता है, बचपन में ये चीज था, ठीक था, चलो ठीक है, पेरेंट्स से आप पैसे लें, है ना, कुछ भी चीज आपको, कोई भी शौक पूरे करने हैं, कुछ भी चीज है। लेकिन बड़े होते होते हमको समझ में आता है कि जो जरूरतें हैं वही पूरी करने के लिए पैसे लेना ज्यादा ठीक है एज कंपेयर टू शौक पूरा करना, ठीक है। और थोड़ा सा, और जब आपकी डिग्री जब कंप्लीशन पे पहुंचती है, आप जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे, जब वो कंप्लीशन पे पहुंचता है, तब समझ में आता है कि यार अब तो जरूरतों के लिए भी पैसे मांगना टफ होते जाएगा धीरे धीरे। तो ठीक है, पेरेंट्स है आपके, दुश्मन नहीं है, वो हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बट फिर भी आपके माइंड में माइंडसेट ना बहुत बढ़िया सा क्लियर रहना चाहिए, ये जरूरी है। चलिए, तो मैं एक बार जल्दी से आपको बता दूं क्या ये पूरे पॉइंट्स क्या क्या लिखा हुआ है। हिस्टेरेसिस लॉस की हम बात कर रहे थे। देखिए, नैरो लूप ऑफ बीएच कर्व इंडिकेट्स अ हायर लेवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ एनी मटेरियल। एक मटेरियल का हायर लेवल का मैग्नेटाइजेशन हमको इसमें देखने को मिलता है। तो लूप जितना नैरो होगा, आज कुछ और इंटरेस्टिंग बात करेंगे, जब एडी करंट पढ़ेंगे तो एक बढ़िया सी चीज बताऊंगा आप लोगों को, आपके लाइफ से रिलेटेड, जिसको आप अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एडी करंट से कुछ सीखने को मिलेगा हमको। चलिए देखते हैं, जब पहुंचेंगे तब सीखेंगे, अभी फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं। तो लिखा हुआ है कि हायर लेवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमको देखने को मिलेगा अगर लूप नैरो होगा। तो अगर लूप नैरो हुआ तो लाइक दिस, सपोज कर लीजिए कि हिस्टेरेसिस लूप आपका नैरो है, तो मतलब मैग्नेटाइजेशन का लेवल हाई है। मैग्नेटाइजेशन का लेवल हाई है बोलने का मतलब है दिस इज आवर बी मैक्स। इसको आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं इस दूसरे ग्राफ के साथ। सपोज कर लीजिए यहां पे एक और ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हिस्टेरेसिस लूप थिन है, हिस्टेरेसिस लूप नैरो है, वाइड है। आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं बी डिनोट करूं, दिस इज द बी मैक्स। मैक्सिमम वैल्यू यहां पर भी है फ्लक्स डेंसिटी की, यहां पर भी है, लेकिन इसकी पीक वैल्यू जो है इट इज वेरी मच हाई। इसकी पीक वैल्यू जो है ये बहुत हाई है एज कंपेयर टू सेकंड ग्राफ, ठीक है। तो हमको समझ में आता है कि जो नैरो लूप होगा बीएच कर्व का, तो ये इंडिकेट करेगा हायर लेवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का लेवल हाई है, बहुत हायर वैल्यू पे जाने के बाद ये कोर आपका सैचुरेट होगा। रिटेंटिविटी लो है ना। अगर हम कोर का डिजाइन कर रहे हैं फॉर ट्रांसफॉर्मर और एनीथिंग, तो रिटेंटिविटी की मैग्नीट्यूड लो है, तो फिर कोर्सिव फोर्स भी आपको कितना लगेगा? कम लगेगा। यहां पे क्या हो रहा है? रिटेंटिविटी ज्यादा है, मैग्नेटाइजेशन का लेवल हाई नहीं है, जल्दी सैचुरेट हो गया आपका मटेरियल, ठीक है। और उसको हटाने के लिए, इस रेसिडुअल को हटाने के लिए आपको और ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी। तो सवाल में क्या पूछा हुआ था? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल दीप्ति, राइट है ना। तो ऐसा यार कुछ भी लगे आप लोग बताइए, शेयर करिए। ये हम लोगों की क्लास है, मतलब आप हो और मैं हूं, बस सिर्फ हम लोग हैं, तो हम सब एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं चीजें। सो इसमें लिखा हुआ है अ मटेरियल विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड अप टू अ हायर एक्सटेंट विल हैव इट्स हिस्टेरेसिस लूप एरिया। क्वेश्चन में लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये था, अ मटेरियल विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड, a material which can be magnetized up to a higher extent। क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आपको मैं बताता हूं, a higher extent will have its hysteresis loop area, its hysteresis loop area
कैसा होगा, ठीक है। हाई, पहला ऑप्शन क्या था, सॉरी पहला ऑप्शन लो था, लो, सेकंड ऑप्शन था हाई, है ना, सी ऑप्शन था कितना था, इनफाइनाइट, और डी ऑप्शन था 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए देखते हैं, हाई है, लो है, क्या चीज है। तारिक का आंसर आया ए ऑप्शन सही होगा सर। चलिए देखते हैं। तो एक मटेरियल विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड अप टू अ हायर एक्सटेंट विल हैव इट्स हिस्टेरिसिस लूप। लूप का एरिया कैसे होगा, मैग्नेटाइजेशन को समझिएगा। मैं आपको 3 मटेरियल का एग्जांपल दिखाता हूं, आप तीनों में से मुझे देख के बताइएगा कि ज्यादा मैग्नेटाइज कौन सा वाला हो रहा है। मटेरियल 1, मटेरियल 2, मटेरियल 3। दिस इज B3, दिस इज B2 एंड दिस इज B1। 3 मटेरियल्स का मैंने एग्जांपल लिया। ज्यादा मैग्नेटाइज कौन सा वाला मटेरियल हो रहा है, सोचिए। ज्यादा मैग्नेटाइज कौन सा वाला मटेरियल हो रहा है। अगर ये BH कर्व है ना, चलिए मैं लिख देता हूं कि यहां पर हम B को डिनोट कर रहे हैं, हियर वी आर डिनोटिंग H। ठीक है, BH कर्व है ये ग्राफ का डायरेक्शन है। ग्राफ का पहला हिस्सा मैंने बनाया हुआ है जिसमें करंट को ग्रेजुअली धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे थे, और करंट को इंक्रीज करते करते हमको ये दिखा कि एक मटेरियल के लिए सैचुरेशन यहां पे आ गया एट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ B, दिस इज B1 मैग्नीट्यूड। दूसरे मटेरियल में यहां पर सैचुरेशन आ गया B2, और तीसरा मटेरियल काफी देर के बाद सैचुरेट हुआ B3। तो बताइए सबसे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन आपको कौन से वाले मटेरियल में मिला, मटेरियल 3 में या 1 में? B3 वाला, है ना, बिल्कुल सही, बढ़िया। तारिक का भी आंसर सही है, रंजन का आंसर सही है, दिनेश, दीप्ति, राहुल, जितेंद्र, सबका आंसर करेक्ट है, B3, है ना। ये हमको दिख रहा है ना कि हम किसको बोलेंगे ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ, ये ज्यादा मैग्नीट्यूड तक मैग्नेटाइज हो रहा है, इसी की बात कर रहा है कि a material which can be magnetized up to a higher extent will have its hysteresis loop। इसको जब हम रिड्यूस करेंगे, अगर हायर एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो रहा है इसका मतलब जल्दी सैचुरेट नहीं हो रहा है। अगर जल्दी सैचुरेट नहीं हो रहा है इसका मतलब कि वो बहुत इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है टू द चेंज इन करंट। तो मतलब करंट के बदलने से अगली बार जब मैं करंट की दिशा बदलूंगा तो इसका रिस्पॉन्स काफी हद तक रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ करंट या रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स के आसपास का होगा। अगर ऐसा है तो इसकी फ्लक्स डेंसिटी में जो चेंज आएगा वो उसकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स में आने वाले चेंज के लगभग करीब रहेगा। तो मतलब बहुत ज्यादा सेम तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी लैगिंग जो है वो बहुत ज्यादा लैग नहीं करेगा B इसके अंदर। अगर B बहुत ज्यादा लैग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इसकी कर्व कुछ ऐसी बनेगी, और अगर ऐसी बनेगी तो ये पूरा ओवरऑल नेट जो कर्व है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो आपका हिस्टेरिसिस कर्व जो है वो थिन बनेगा। इस केस को देख लीजिए, इस केस में क्या होगा, यहां पे देखिए, इस केस में लैगिंग आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, लगभग ऐसा कुछ। थर्ड वाला केस है, इसमें भी आप देखिए कुछ ऐसा। चलिए एक ही को स्टडी करते हैं। तो आपको ये दिखेगा कि जो कर्व है ना, जो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है उसकी रिड्यूस होती चली जा रही है जितना हायर लेवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। मैग्नेटाइजेशन का लेवल मतलब आप इसी से समझ सकते हैं कि B की वैल्यू किसमें हाई होगी, सैचुरेट होते तक या सैचुरेशन पहुंचते तक कौन ज्यादा वैल्यू ऑफ B तक सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसी के लिए क्वेश्चन है, अ मटेरियल विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड अप टू अ हायर एक्सटेंट। ये मटेरियल है सर, यही है हायर एक्सटेंट, सबसे हायर लेवल तक यही मैग्नेटाइज हो पाया, बाकी तो छोटी वैल्यू पे ही सैचुरेट हो गए। ये 1 टेस्ला पे सैचुरेट हो गया, ये 2 टेस्ला पे सैचुरेट हो गया, वो वाला 3 टेस्ला पे सैचुरेट हुआ है। तो इसका मतलब वो ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है वहां पे मटेरियल। तो उसके लिए पूछता है कि विल हैव इट्स हिस्टेरिसिस लूप नैरो एज पॉसिबल। उसकी हिस्टेरिसिस लूप जितना हो सके थिन होगी, जितना सैचुरेशन हाई या काफी देर के बाद जितना सैचुरेशन होगा उतनी ही पतली इसकी ग्राफ होती चली जाएगी। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट कर्व शुड बी लो। बिल्कुल सही, राइट, एकदम करेक्ट आंसर है आप लोगों का। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कल का आपका होमवर्क क्वेश्चन था। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी, एक काम करता हूं मैं आप लोग को पहले हिस्टेरिसिस का रेमेडीज लिखा देता हूं कि उसको हटाने के लिए करते क्या है सर्किट में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा थिंग है, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और जो मैं लेके आया हूं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हाउ टू एलिमिनेट और रिड्यूस the hysteresis loss।
किसी भी मटेरियल में, किसी भी डिवाइस में हिस्टेरिसिस लॉस को कैसे एलिमिनेट किया जाए या कैसे खत्म किया जाए, कम करना या खत्म करना, होने ही नहीं देना है हमको, ऑकर ही नहीं होने देना है। अब क्या करें बताइए जरा सोच के। हिस्टेरिसिस लॉस का पूरा ऑपरेशन कर चुके हैं आप लोग, ठीक है, आपको सब पता है हिस्टेरिसिस लॉस के अंदर कहां कहां पे क्या क्या होता है। तो अब आपको ये बताना है कि उसको अब कम करना है या हटाना है, तो क्या करना चाहिए, मटेरियल में क्या क्या चेंजेस करोगे आप, ठीक है, मटेरियल में क्या चेंजेस करना चाहिए आपको। देखिए हिस्टेरिसिस लॉस का कारण तो हम सबको पता ही है कि किस वजह से हो रहा है, तो बस उसी कारण को रिवर्स कर देते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाना सबसे बेस्ट रहेगा, जल्दी से। हिस्टेरिसिस लॉस को एलिमिनेट करने के लिए यहां पे परमानेंट मैग्नेट की बात कर ही नहीं रहे हम लोग, यहां बात करेंगे जो हम कोर बनाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है और मुझे ये चाहिए कि उस ट्रांसफार्मर का कोर जो है उसको कुछ ऐसा बनाऊं कि हिस्टेरिसिस लॉस उसमें एकदम मिनिमम हो जाए या ना हो, क्या करना सूटेबल रहेगा। रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी को खत्म कर सकते हैं। राहुल रिटेंटिविटी और जो है वो फुल्ली जीरो तो नहीं हो सकती, फुल्ली जीरो तो नहीं हो सकती। और इसके अलावा नए ने लिखा कि कोर हैव हाई परमेबिलिटी एंड लो रिलक्टेंस, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल सही। डिजाइनिंग अ कोर हैविंग higher relative permeability and least reluctance बिल्कुल सही। क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए? नयन ने लिखा कोर हैव हाई परमेबिलिटी, अच्छा ठीक है। साक्षी ने लिखा स्टेनलेस स्टील यूज करेंगे, ठीक है। हिमांशु वेरी गुड आफ्टरनून डियर। मनीष ने लिखा कि रिड्यूस द फ्लक्स डेंसिटी एंड वॉल्यूम, है ना, बढ़िया, बिल्कुल सही। मटेरियल का वॉल्यूम जो है, क्योंकि अगर आप हिस्टेरिसिस का फॉर्मूला देखेंगे ना, कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो किस चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है, तो एक पॉइंट में हम लोगों ने लिखा हुआ था कि वो वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है, मटेरियल की वॉल्यूम पे। सो वी विल रिड्यूस द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल, reducing the volume of material, ठीक। और सिलिकॉन स्टील is preferred वैसे सीआरजीओ भी प्रेफर करते हैं, लेकिन सीआरजीओ जब एडी करंट पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, इसलिए अभी नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। सीआरजीओ का रिलेशन है एडी करंट के साथ ज्यादा। सीआरजीओ जो हम लोग यूज करते हैं ना, है ना, कोल्ड रोल्ड जो हम यूज करते हैं, वो एडी करंट के साथ ज्यादा हद तक रिलेटेड है, ठीक है। उसका यूज अभी हम समझेंगे जब एडी करंट के बारे में जानेंगे। तो ये कुछ बेसिक ऐसे मेथड्स हैं जिससे कि हम किसी ट्रांसफार्मर का डिजाइन कर रहे हैं या कोई मशीन डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो हिस्टेरिसिस लॉस को एलिमिनेट किया जा सकता है, काफी हद तक होने से रोका जा सकता है, या उसकी कर्व को एटलीस्ट नैरो बनाया जा सकता है, ठीक है। बढ़िया। इंटरमॉलिक्यूलर फ्रिक्शन शुड बी रिड्यूस्ड व्हिच डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, एग्जैक्टली। सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही जितेंद्र, है ना, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो अगर इंडिया और यूके में मैं कंपेयर करूं तो सेम क्वालिटी का मटेरियल, सेम सप्लाई पर इंडिया में वो कम हिस्टेरिसिस लॉस देगा एज कंपेयर टू यूके, 50 और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला डिफरेंस, ठीक। मटेरियल के वॉल्यूम पे बिल्कुल सही, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, राइट है, करेक्ट। तो ये कुछ बेसिक मेथड्स थे, है ना, हिस्टेरिसिस लॉस के लिए ये कुछ बेसिक मेथड्स है। चलिए अब आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, बैक टू बैक कुछ सवाल बनाते हैं। यहां तक लिख लिया क्या सभी ने? इसको हटाएं, इसको लिख लेंगे तो बताइएगा, है ना। हाई ग्रेड का, आप जितना अच्छा हाई ग्रेड का सिलिकॉन स्टील का कंडक्टर यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन था, एमसीक्यू मैं शुरू करूं उससे पहले एक एमसीक्यू क्वेश्चन मैं ही दे देता हूं आप लोग को।
hysteresis loss occurs in which of the following materials when subjected to a varying magnetic field। ठीक है, ऑप्शन दिखाते हैं जल्दी से। ऑप्शन ए है पैरामैग्नेटिक ओनली, ऑप्शन बी है फेरोमैग्नेटिक ओनली, सी ऑप्शन डायामैग्नेटिक ओनली, और डी ऑप्शन है मेटल्स ओनली। मेटल्स में से ओनली वर्ड हटा देते हैं। हाँ जी, चलिए देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, यस, यूज करेंगे, है ना, वो वाला फीचर भी मस्त। तो क्वेश्चन ये था कि हिस्टेरेसिस लॉस इनमें से किस मटेरियल पे होगा जब उस मटेरियल को हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे। हिस्टेरेसिस लॉस किस पे होता है? पहला ऑप्शन बोलता है सिर्फ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पे होता है, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि सिर्फ फेरोमैग्नेटिक पे होगा, तीसरा ऑप्शन बोलता है केवल डायामैग्नेटिक्स पे, और आखिरी ऑप्शन बोलता है कि मेटल्स पे होगा। जो भी मेटल होगा सब पे होगा हिस्टेरेसिस लॉस। मनीष ने बी ऑप्शन लिखा है, विवेक बी ऑप्शन, अभिषेक फेरोमैग्नेटिक ओनली, राहुल बी ऑप्शन, ओम ने ए ऑप्शन लिखा है, नयन ने बी ऑप्शन लिखा है, अच्छा नयन ने डी ऑप्शन फिर लिखा है बाद में, ठीक है, स्वाति ने बी ऑप्शन लिखा है, बी इज करेक्ट, अनुपा डी ऑप्शन, तारिक बी ऑप्शन, दीप्ति बी ऑप्शन, दिनेश फेरोमैग्नेटिक, साक्षी बी ऑप्शन, स्मृति बी ऑप्शन, जितेंद्र बी ऑप्शन, हिराग ज्योति डी ऑप्शन और हिमांशु बी ऑप्शन। ठीक, आपको पता है ये जो डी ऑप्शन मैंने लिखा है, ये दिख रहा है ना, ये तीन तो एकदम एक ही सीक्वेंस में एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। ये आखिरी में जो मैंने लिखा ना, ये अलग फैमिली का मेंबर है ना, आखिरी में जो मैंने लिखा अलग फैमिली का मेंबर है, मेटल्स। आपके माइंड में आएगा सर आपने हाईलाइट कर दिया मतलब ये सही आंसर है। नहीं, मैंने हाईलाइट किया बिकॉज दिस इज द रॉन्ग आंसर, और यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो गए, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा। ये मेटल लिखने का मकसद था आपको कंफ्यूज करना। दिस इज नॉट द राइट आंसर। एक्चुअल में इसका राइट आंसर वही है जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, दैट इज फेरोमैग्नेटिक ओनली। कहीं पे हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे होंगे हिस्टेरेसिस के बारे में या बीएच का पे, तो हम लोगों ने ये लिखा हुआ था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पर ही ये होगा और किसी पे भी नहीं ऑकर होगा, और किसी पर भी ऐसा बीएच का सिनारियो आपको दिखेगा ही नहीं, जिसका जैसा कि हम ऐसा बीएच लूप जो हम स्टडी करते हैं वो केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक्स पर एप्लीकेबल है। जब आप मेटल्स बोलते हो जनरलाइज्ड फॉर्म में, तो मेटल्स में पैरा भी आ जाते हैं, मेटल्स में पैरामैग्नेटिक भी आ जाते हैं। क्या सब मेटल पे लागू होगा? क्या नहीं। हिस्टेरेसिस लॉस एक ऐसा फिनोमिना है जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पर ऑकर तो होता है, लेकिन सब मेटल पे नहीं लागू होता है। ये केवल और केवल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या फेरोमैग्नेटिक्स जो होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मेटल्स जो होते हैं, सिर्फ ये उन पर ही एप्लीकेबल है, बाकियों पे नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो मेटल इज द रॉन्ग आंसर। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था और चाल कामयाब रही। सब पर तो नहीं, कुछ पर। हाँ एग्जैक्टली हिमांशु, है ना, कि मेटल में तो सब आ जाता है, सब कॉपर वॉपर सब आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। तो ये हमको पता रहे, मेटल आपको बता देगा कभी ना, तो हमको लगेगा कि अच्छा हिस्टेरेसिस, हाँ ये तो मेटल पे होता है, सर ने सॉफ्ट आयरन कोर बोला था शुरुआत में, तो सॉफ्ट आयरन कोर इज अ मेटल, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में आ जाता है, लेकिन हर मेटल थोड़ी ना फेरोमैग्नेटिक होगा, बाकी जो होंगे उनका क्या। तो हमको कई बार लगता है कि इतना डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा, फेरोमैग्नेटिक तो सब जानते हैं, जरूर मेटल ही होगा आंसर, लेकिन मेटल इज रॉन्ग आंसर। ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। चलिए कुछ एमसीक्यू सवाल बनाते हैं इसका जल्दी से। वो लिख लिए थे ना आप लोग, पिछला पॉइंट लिख लिए थे, दैट इज डन, हटा दूं ना मैं उसको। चलिए तो एमसीक्यू सवाल लेके आते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट सवाल, मैग्नेटिक सर्किट्स एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंस टू द एमएमएफ
व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस। चलिए कुछ क्वेश्चंस का आइडिया भी आपको हो जाएगा, मजा आएगा, है ना। अभी तक जो जो टॉपिक पढ़ा है एटलीस्ट उस सबका क्वेश्चन तो आएगा। अच्छा अच्छा, वो एग्जाम्पल याद है आपको अभी भी? बढ़िया, बिल्कुल सही अभिषेक, है ना, मेटल्स में सब आ जाते हैं। बिल्कुल हो सकता है राहुल, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल क्रैक हो सकता है ना। बी ऑप्शन नयन ने लिखा, अभिषेक ने लिखा बी ऑप्शन, विनय, अभिषेक, राहुल, सबका बी ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। स्वाति बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं, व्हाट हैपेंस टू द एमएमएफ व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस। एमएमएफ इज इक्वल टू phi s इक्वल्स टू ni इक्वल्स टू HL। फ्लक्स अगर डिक्रीज हो जाता है तो एमएफ का क्या होगा? सिंपल सी बात है सर, डिक्रीज होगा। दिस इज द राइट आंसर, पढ़ चुके हैं इसके फॉर्मूले के फॉर्म में हम लोग, है ना। दिस इज द राइट आंसर, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसका। तो एमएफ इज इक्वल टू phi s, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ni, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू HL। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, आप इससे जिस भी चीज का रिलेशन आपसे पूछेगा आप डायरेक्टली बता सकते हैं उसको, ठीक। तो एमएफ जो होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्लक्स के ऊपर, तो फ्लक्स अगर कम या ज्यादा होगी तो एमएफ पर भी सेम असर पड़ेगा। एसएससी जेईई का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the MF when the magnetic flux is 5 Weber and the reluctance is 3 ampere per Weber। आंसर इसका नहीं दिखा रहा हूं मैं, मतलब ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। आप लोग खुद से कैलकुलेट करके बताइएगा। नहीं लिखना नहीं है जितेन, लिखने की नीड नहीं है। ये एमसीक्यूज वगैरह जो है ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को बाद में, जब ये चैप्टर जब खत्म होने को होगा ना, तब तक मुझे एक बार और बस याद दिला दीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली तब तक मैं ये पूरा एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चैप्टर के बीच में जहां भी जो भी एमसीक्यू ऐसा पीपीटी के फॉर्मेट में होगा ना, वो आप लोग को ऐप पर अपलोड होकर मिल जाएगा। इसको मत लिखिए, आंसर करिए, आप लोग एकदम रिलैक्स रहिए, आंसर करिए बस। चलिए क्या आंसर आता है देखते हैं। राहुल का आंसर सबसे पहले आया है 15 एम्पियर टन्स, विनय का आंसर आ गया 15, मनीष का आंसर आ गया 15। चलिए मैं ऑप्शन दिखाता हूं आप लोगों को। अब एमएफ की वैल्यू पूछा, फ्लक्स 5 वेबर दिया है और रिलक्टेंस 3 एम्पियर पर वेबर दिया है, 80 पर वेबर। ये आपके चारों ऑप्शंस आ गए। एसएससी जेईई 18, दीप्ति का आंसर 15 आ गया, दिनेश 75, टाइपिंग मिस्टेक है क्या कि सच में 75, विवेक का आ रहा है 1.5, अनुपा 15, ठीक है। दुर्गानंद ने लिखा कि सेकंड यूनिट का पीपीटी अपलोड करवा दीजिएगा सर प्लीज। सेकंड यूनिट का कौन सा, क्वेश्चंस का बोल रहे हो क्या? सेकंड यूनिट का क्वेश्चंस का पीपीटी, एमसीक्यू वाला। सेकंड यूनिट तो बेसिकली वर्कबुक से ही बनाना था पूरा, बताइएगा एक बार, है ना। अभिषेक का 15 एम्पियर पर टन, कौन सा ऑप्शन मतलब डी। देखिए यहां पे लिखा है 1080, एमएफ का फॉर्मूला है 5s, 5 × 3 15, इतना तो आ गया। एमएफ की यूनिट बस जानना जरूरी था। एक्चुअल में ये सवाल उसके यूनिट के ऊपर ज्यादा बेस्ड था, तो जो बच्चा यूनिट जानता वो बता लेता। अगर 15 न्यूटन यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज रॉन्ग। एम्पियर टर्न्स इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन ही होगा, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन है ना। चलिए राइट, एकदम करेक्ट आंसर है आप लोगों का 1580। थर्ड क्वेश्चन, फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फेरोमैग्नेटिक आ गया, देख के आंसर करना है मस्त। यूपीपीसीएल 2016, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ऑप्शन लिखता है कि रिलेटिव परमिबिलिटी इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, दूसरा लिखता है रिलक्टेंस इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी, लास्ट ऑप्शन ओनली ए। ठीक है ठीक है ठीक है, डी ऑप्शन चल रहा है। दिनेश ने लिखा डी ऑप्शन, लेकिन रंजन ने लिखा ए ऑप्शन, अभिषेक ए ऑप्शन, विनय सी ऑप्शन, हिमांशु ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और फिर से ए ऑप्शन चल रहा है। ठीक है, डी भी आ गया। मनीष ने डी ऑप्शन लिखा है, दुर्गानंद ए ऑप्शन लिखे हैं, अनुपा ने ए ऑप्शन लिखा, हिराग ज्योति डी ऑप्शन, नहीं अनुपा ने लिखा ओनली ए, ओके मतलब डी, हिमांशु ए ऑब्लिक डी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दिनेश डी ओनली ए एंड डी राहुल ने लिखा। ठीक है, इसमें तो बड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है यार, इसमें तो लग रहा है कुछ कंफ्यूजन वाला पार्ट आया
है ना? देखें जरा क्या हो रहा है, पढ़ते हैं सवाल को, अलग अलग आंसर आ रहा है ना? कुछ ट्रैप हो रहे हैं ऐसा लग रहा है हम लोग। फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या क्या चीजें होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, क्या होगा इसके अंदर? रिलेटिव परमिएबिलिटी इज वेरी मच ग्रेटर देन 1। परमिएबिलिटी की वैल्यू बहुत हाई रहती है, और रिलक्टेंस के साथ कंपेयर करना है आप इसको, तो L/A म्यू नॉट इंटू म्यू आर ऐसा होता है। तो अगर सपोज कर लीजिए रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत हाई होती है, हाँ बिल्कुल होती है ना, इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 100,000 में चली जाती है, ठीक, तो क्या रिलक्टेंस भी हाई होगा क्या? नहीं, तो फिर रिलक्टेंस तो बहुत छोटा होगा। रिलक्टेंस इज वेरी मच ग्रेटर देन 1, ना ना ना, तब फिर ये इतना हाई कैसे हो सकता है? ये तो नहीं होगा ना। तो ए ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन बोलता है कि बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन बोलता है कि ओनली ए। लेकिन एक मिनट के लिए जरा सोचिएगा, बात है रिलक्टेंस की, ठीक है, एक आइडियल वैल्यू पे, एक आइडियल कंडीशन पे। ये कंपेयर किससे किया है? 1 से कंपेयर किया है। एक्चुअल में जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको रिलक्टेंस की वैल्यू हर बार बड़ी दिखेगी। अगर आप एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं चीजों को, तो वैल्यू आपको 1 से बड़ी दिखती है ना? जब आप रिलक्टेंस कैलकुलेट करेंगे ना, जब भी आप अभी आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो रिलक्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे, आप देखिएगा हर बार रिलक्टेंस की वैल्यू ऐसे 4-5 डिजिट्स में ऐसे आती है, इतनी बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है। बट एक अगर रेफरेंस वैल्यू से हम कंपेयर करें, तो अगर किसी की रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत हाई है, तो उसका रिलक्टेंस जो होगा वो घटेगा एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो इसलिए बी सही नहीं है, तो फिर बी को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। मतलब ओनली ए, मतलब कि ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। ए ही तो डी है सर, एग्जैक्टली अनुपा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ही तो ऑप्शन डी है, सो दिस इज राइट। रिलक्टेंस का कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हाँ इसकी वैल्यू वाकई में 1 से काफी बड़ी आती है, बट स्टिल इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर परमिएबिलिटी बहुत हाई है तो रिलक्टेंस फिर लो होगा। ये सेम प्रोपोर्शन में दोनों नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। यूपीपीसीएल जेई 2016 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको सॉल्व करने वाला सवाल है, ये सॉल्व करने वाला सवाल है, ठीक है। मे भी शायद इस क्वेश्चन को आज ना करें हम लोग क्लास में, हो सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने आप लोग को ये बताया नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। अ रिंग हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 500 mm स्क्वायर, अ सर्कमफरेंस ऑफ 400 mm एंड phi of 800 microweber has a coil of 200 turns wound around it. Calculate the flux density of the ring. एक्चुअल में जब हम न्यूमेरिकल पार्ट पे पहुंचेंगे ना, इसका मैग्नेटिक्स का, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा डिटेल्ड फॉर्म में पूरा, तब जाके ऐसे क्वेश्चन हम काउंटर करेंगे कि कैसे बनेगा, ठीक है। बट फिर भी आप इसको चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे तो पास कर सकते हैं इस सवाल को, ताकि जब उस टॉपिक पे पहुंचे तो उसके बाद ऐसा सवाल ले सकें। बस चाहे तो इस क्वेश्चन को कहीं पे लिख के रख सकते हैं। ठीक है, अभिषेक ने लिखा कि सर ए आंसर नहीं दे सकते हैं क्या? ए आंसर लिख सकते हैं, बट डी में लिखा हुआ है कि ओनली ए, सिर्फ ए ही होगा, ऐसा। ये एमएसक्यू टाइप का हो गया, जैसे गेट का एमएसक्यू होता है, कुछ उस टाइप का कर दिया कि 2 ऑप्शन इसमें सही होगा। ए तो खुद है ही और ओनली ए आखिरी में बता दिया, बट ठीक। चलिए, इस सवाल को अगर चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको इसका ऑप्शन दिखा रहा था ना, राइट। चलिए मैं आपको इसका ऑप्शन दिखा देता हूं। आरवीएनएल जेई का सवाल है, ऑप्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। करना क्या है, चलिए मैं आपको डेटा बता देता हूं। एक रिंग दिया हुआ है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको बोला है कि 500 mm स्क्वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया है। मतलब सपोज कर लीजिए कि ऐसा एक सर्कुलर सेक्शन होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। और इसकी जो CSA है, इसकी जो यहां की क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो है 500 mm स्क्वायर। ऐसा कुछ, ठीक है। एरिया ही दे रखा है आपको, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना जरूरी होगा। अ सर्कमफरेंस ऑफ 400 मीटर्स, सर्कमफरेंस पूरा दिया हुआ है आपको, मतलब आपको कंप्लीट लेंथ दिया है 400 mm का, 400 इंटू 10⁻³ मीटर्स, और फाई की वैल्यू दे रखा है आपको 800 10⁻⁻6 वेबर, माइक्रोवेबर। और बोलता है कि इस पे कॉइल लगी हुई है, यहां पे कुछ कंडक्टर टर्न्स लगे हुए हैं n नंबर के,
यहां पे n की वैल्यू आपको बोला 200 टर्न्स, ठीक है, वाउंड अराउंड इट। कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द रिंग। फ्लक्स डेंसिटी निकालने के लिए आपको चाहिए फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स डेंसिटी निकालने के लिए आपको फ्लक्स पर यूनिट एरिया चाहिए, उतने से ही काम बन जाएगा। रंजन का आंसर आ रहा है 1.6, अनुपा का आंसर है ए ऑप्शन। अनुपा का आंसर आ रहा है 1.6, यानी कि वही ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला पूरा लिखा है, डेटा आपके सामने है, देखिए जरा कैलकुलेट करते बनेगा या नहीं बनेगा। और देखें जरा, स्वाति का आंसर कितना आ रहा है, ए ऑप्शन, ठीक है। दीप्ति का आंसर 1.6 टेस्ला। ये डेटा अभी आइडेंटिफाई करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है, जस्ट क्योंकि ये अभी तक आपने पढ़ा नहीं है कि ऐसा रिंग बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है ना, फॉर्मूला कैसे आइडेंटिफाई करना है, वैल्यूज को, उसको कैसे लिखना है, क्यों मैंने सरकमफ्रेंस को लेंथ के फॉर्म में लिख दिया। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में कि जब हम ऐसा कोई सर्कुलर सेक्शन या कोई भी रिंग या कोई भी स्क्वायर शेप्ड कोई मैग्नेटिक सर्किट होगा और उसकी लेंथ निकालनी होगी तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अंदर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सर्कुलर है तो L इज इक्वल टू पाई डी, ऐसा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, पाई डी का स्क्वायर अपॉन 4 कर लो सर, इससे आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो हम लोग अभी पढ़ेंगे इस यूनिट में। जब न्यूमेरिकल पे जाएंगे ना, न्यूमेरिकल दोनों ही फॉर्म में बनाएंगे इसका, कन्वेंशनल में भी पूछता है और एमसीक्यू में तो पूछता है, जैसे ये पूछा। तो यहाँ पे दो डेटा रिडंडेंट है, दो डेटा की कोई जरूरत थी नहीं एक्चुअल में। कौन कौन सा रिडंडेंट डेटा है देखिए, एक ये लेंथ की कोई जरूरत नहीं थी और दूसरा ये नंबर ऑफ टर्न्स की कोई जरूरत नहीं थी। हमारा काम इसी दोनों से हो जाना था, मतलब हमारा जो वर्क है ना वो फाई की वैल्यू दिया हुआ है इससे हो जाएगा और एरिया दिया हुआ है उससे हो जाएगा। बात यह है कि आप उस चीज को एग्जैक्ट फॉर्मेट में लेके आए, वो जरूरी है ना, सही फॉर्मेट में कैलकुलेट कर लें, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप कर सकते हैं। तो B इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया अगर मैं करूंगा, सो दिस शुड बी 800 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, इधर से भी दोनों जीरो हट गया, 8/5, तो 5 1 जा 5, 6 7 8 30 एंड 5 6 जा 30। फॉर्मूला वही है जो आपने पढ़ा हुआ है, बस चीजों को कैसे अज्यूम करना है ना इस डायग्राम में, बस वो मुद्दे की बात है, बाकी सब बन जाएगा। बस बस बिल्कुल सही है ना, फॉर्मूला आप वो कर देते हैं। हाँ रंजन लिख लीजिए आप क्वेश्चन। तो इसी का और डिटेल्ड फॉर्म, यहां तो केवल एक फ्लक्स डेंसिटी पूछा और डायरेक्टली कैलकुलेट हो सकता है क्योंकि एमसीक्यू सवाल है। जब कन्वेंशनल क्वेश्चन आएगा तो इसमें काफी सारी और चीजें आपसे पूछेगा, रिलक्टेंस का कैलकुलेशन वगैरह भी करना रहेगा। तो हम लोग, ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये कन्वेंशनल में भी आता है, ऐसा एमसीक्यू में भी आता है, ठीक है। ये हो जाए तो बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, राहुल ने पूछा कि सर स्क्रीन पे हमेशा 60 डिजिट में नंबर चलता है, वो क्या है? वो एक कोड रहता है एक्चुअल में। अच्छा हाँ, क्लास करने के दौरान ऐसा एक नंबर आ जाता होगा ना, वो जब आप लोग टीवी देखते हो, कोई सीरियल वगैरह कोई चैनल भी देख रहे होते हो ना, तो अचानक से कभी कभी बीच में टीवी पे वो कोड फ्लैश होता है ना, टीवी पे वो कोड जो है वो फ्लैश हो रहा होता है। तो वो उसकी भी बड़ी बढ़िया सी कहानी है, एक आध दिन कभी क्लास में बताऊंगा कि क्यों होता है, ठीक है। एक यूनिक वो आइडेंटिफिकेशन कोड रहता है, एक आइडेंटिफिकेशन कोड रहता है, जिस उस कोड को देख के हम पता लगा सकते हैं कि किस देश में या किस रीजन में ये टेलीकास्ट हो रहा था, है ना। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, उसमें उसके टेलीकास्ट का समय होता है, चैनल का कोड होता है और देश का कोड होता है, वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है उस कोड में। डन हो गया ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 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 अगला सवाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन आया क्या? नहीं, कुछ डिफरेंट है। A ring having a cross section area of 500 mm square, a circumference of 400 mm and phi of 800 microweber has a coil of 200 tons wound around it. Relative permeability of the ring is 380. Calculate the magnetomotive force. अच्छा, पूरा लगभग सेम डेटा है, लगभग सेम डेटा है, बस उसमें आपको ये पूछा है कि एक नया डेटा दिया है कि रिलेटिव परमिबिलिटी जो है उस रिंग की अगर 380 है, तो बताइए कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स यानी कि एमएफ कितना होगा। और मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं जल्दी से।
सब कुछ सेम है जो पहले था। पिछले केस में जो भी आपने कैलकुलेट किया एवरीथिंग इज सेम। कोड की भी कहानी है। यस एग्जैक्टली। हाँ कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, नहीं उसको इग्नोर करो, मत ध्यान दो, है ना। अभी भी आ रहा होगा स्क्रीन पे 4586344। बेसिकली ये सब जैसे पायरेसीज होती हैं या जो कॉपिंग होती है ना नॉर्मली टीवी सीरियल्स की, मूवीज वगैरह की, जैसे जब टेलीविजन पे जब टेलीकास्ट होता है तो कई बार पायरेसी का खतरा रहता है इसमें कि लोग कॉपी कर सकते हैं उसको। तो वो यूनिक कोड जब आ रहा होता है तो उस कोड से पहचाना जा सकता है कि ये सीरियल का, ये टीवी का या जो टेलीकास्टेड या ब्रॉडकास्टेड चीज का कॉपी है, ये उससे भी पता चल जाता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सिक्योरिटी को लेके और आइडेंटिफिकेशन, दोनों ही चीजों के लिए रिक्वायर्ड रहता है। चलिए, तो एक रिंग है, क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम कंडीशन है ना, सेम पिछला वाला सवाल है, बस आपको ये बोलता है कि कैलकुलेट द मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इस बार एमएमएफ फाइंड करने बोला, इस बार आपको बोला कि एमएफ फाइंड करो और आपको म्यू की वैल्यू बता दिया। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द रिंग इज 380। आपको याद है पिछली बार आपने बी निकाला इसका 1.6 टेस्ला। चाहे तो उस डेटा को एज अ रेफरेंस लेके यूज कर सकते हैं। यस दुर्गानंद ने कोड नंबर लिख के भेजा हुआ है कि ऐसा दिखा रहा है उनके स्क्रीन पे ना। एग्जैक्टली बढ़िया। यस दीप्ति, ये सब रहता है कभी कभी, क्योंकि जैसा जो थॉट आपके माइंड में अभी आ रहा है वो थॉट हम लोग के भी माइंड में आता था जब हम लोग भी स्टूडेंट थे, पढ़ते थे। तो एकदम सेम चीज है। हम सब, आप लोग अभी स्टूडेंट हो, मैं कुछ साल पहले स्टूडेंट था, तो बात तो वही है, थिंकिंग तो हम सबकी होगी ना, सब इंजीनियर्स हैं हम लोग। तो बस जब ऐसा थॉट आए तो उसको रोकना नहीं है, पता करना है उसके बारे में। तो अब बताइए इसका मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ फाइंड कर सकते हैं क्या? एमएफ का क्या क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, देखें जरा उससे कुछ हो सकता है कि नहीं। एमएफ के बारे में हम लोग जानते हैं कि इट इज इक्वल टू फाई एस, इट इज इक्वल टू एन आई, इट इज इक्वल टू एच एल। क्या यूज कर सकते हैं गिवन डेटा में से? देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया, ए दिया हुआ है, ठीक है। सर्कमफेरेंस बोल दिया, इसका मतलब एल दिया हुआ है, सही फॉर्मेट में ले आएंगे इसको। यहां से हमको फाई दिया हुआ है और दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, ठीक। और क्या दिया, म्यू आर दे दिया आपको, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू आर। अब आपको बताना है कि एमएफ कितना होगा। सब फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है, सब फॉर्मूला आपके सामने है। अनुपा ने भी स्क्रीन में दिखाने वाला नंबर सेंड किया। अच्छा अब आप लोग मत सेंड करो वो नंबर, मैं क्या करूंगा उस नंबर का, ठीक है। चलिए इसका नंबर आप लोग भेजेंगे तो मुझे मजा आएगा कि हाँ एमएफ का सर ये नंबर है, 1442 है कि 1342 है, ये नंबर आप बताएंगे तो मजा आएगा देखने में, ठीक है। चलिए देखते हैं, एमएफ फाइंड करना है। अब आप फॉर्मूला लगाइए अपने अकॉर्डिंग, आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं, ये और मल्टीप्लाइड विथ एल, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। पूरा चॉइस आपके ऊपर है। बी आपने निकाल रखा है 1.6 रख सकते हैं यहाँ पर। म्यू नॉट की वैल्यू सेम रहती है 4/10⁻⁻⁷। म्यू आर की वैल्यू जो है वो दे रखा है इसमें 380, दैट इज इक्वल टू एच। एच को यहाँ पुट कर देंगे एल के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो ये भी काम हो जाएगा। या फिर और भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आप चाहें तो एस कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल रिलक्टेंस। भाई एस क्या होता है, अगर इस फॉर्मूले से बनाना चाहें तो इसके लिए फाई आपको दिया है, ऑलरेडी दिया है 800 माइक्रोवेबर। रिलक्टेंस का क्या सीन है, एस इज इक्वल टू एल अपॉन 400 इंटू 10⁻⁻3 एल अपॉन ए म्यू। ए कितना है 500 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर 380 380। दिस इज द वैल्यू ऑफ एस। कैलसी यूज करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉपर सही कैलकुलेट करना है। स्वाति का आंसर है 1342 एम्पियर टर्न्स। विवेक का आंसर है बी ऑप्शन। क्या दोनों सेम है 1342? यस। तो आप एस निकाल लीजिए, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, है ना। देखिए लास्ट में क्या करेंगे कि 5 कितना है 800 माइक्रोवेबर, सो 800 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड विथ एस। ऐसा कर लेंगे तो हमको एमएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। अनुपा का आंसर कितना आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है
1432 एम्पियर टन्स। चलिए जरा मैं ही कैलकुलेट करके देख लेता हूं, ठीक है, कैलसी उठा लेते हैं, जल्दी से जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो ऊपर हमारे पास वैल्यू 400 इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाई 500 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। देन दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड विथ 380, 380, ठीक। इतना करने के बाद आपका जो रिलक्टेंस आएगा वो कितना आएगा? योर रिलक्टेंस विल बी 1675315.1904 एम्पियर टन पर वेबर, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 800 इंटू 10⁻⁻6 से। तो 1675315.1904 इंटू 800 10⁻⁻6, वन 1340 के अप्रोक्स आ रही है वैल्यू। हाँ, 1342 के आसपास की वैल्यू बोल सकते हो आप। बी ऑप्शन 1340 या 1342 के अप्रोक्स नियरेस्ट वैल्यू यही है इसकी, क्लोजेस्ट वैल्यू। एग्जैक्टली ना भी आए तो नियरेस्ट तो यही आएगा, है ना। ऑप्शन बी आ रहा है सभी का, ठीक है, ठीक है, एकदम राइट है, बढ़िया। उल्टा भी कर सकते हो, इससे भी सॉल्व करके आप देख सकते हो, है ना। बी अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर, बी की वैल्यू 1.6, म्यू नॉट 4 पाई 10⁻⁷, म्यू आर 380, पुट कर दिया, क्या आया? एच आया। अब एच इंटू एल, या इसी वैल्यू को एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम थिंग, यानी कि 1.6 डिवाइडेड बाई 4 पाई 10⁻⁷ इंटू 380 इंटू एल, एल मतलब 400 10⁻⁻3, इससे भी सॉल्व हो जाता है 1340.25, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली उसी के करीब की वैल्यू है। चलिए इससे भी कर लेते हैं, है ना। दिस वैल्यू इज 4 पाई 10⁻⁻7, है ना, और मल्टीप्लाइड विथ 380, और ऊपर होल ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाइड विथ 400 इंटू 10⁻⁻3, 1340.25। जो मेथड से चाहिए आप उससे सॉल्व करेंगे, सेम आएगा। दोनों मेथड से करके देख सकते हैं आप, एकदम सेम आंसर मिलेगा आपको, कोई डिफरेंस नहीं आंसर, ठीक है। तो एक तरीका ये है सॉल्व करने का, एक तरीका ये था इधर जो लिखा है। तो न्यूमेरिकल पार्ट पे जब जाएंगे तो ये सब चीजें आपसे बनने लग जाएंगी। यहाँ पे मेन मुद्दे की बात होगी क्या? यहाँ पे मेन मुद्दे की बात है इन चीजों को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना और उसको उसके स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में लिखना, बस ये जरूरी होगा। हिराग ज्योति ने पूछा कि सर B = 1.6 टेस्ला कैसे आया? वो पिछले क्वेश्चन से आया, पिछले सवाल में किए थे ना हम लोग। B = फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो ये फ्लक्स था हमारा, ये एरिया था, ये 500 वाला, तो लास्ट में कितना बचा? 8/5 ऐसे निकाले थे ना यार, आप भूल गए पिछली बार। B = फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो 800 10⁻⁻, माइक्रो था ना 6, डिवाइडेड बाई 500 10⁻�6, ऐसा किया था। इससे आया था 1.6 टेस्ला। तो हम लोग क्या किए, वो पिछले बार वाला डेटा यूज कर लिया, क्योंकि पूरा क्वेश्चन तो सेम था, इसलिए ऐसा हुआ। अभी क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, क्वेश्चन 6, कैन वी अप्लाई किरचॉफ्स लॉ टू द मैग्नेटिक सर्किट? कैन वी अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ टू मैग्नेटिक सर्किट्स, यस और नो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कर लीजिए रिसीव, ठीक है। सो कैन वी अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ टू मैग्नेटिक सर्किट, हाँ या ना? बताएं जरा, क्या व्यू है आपका? विवेक ने लिखा बी ऑप्शन। अच्छा, बी पिछले वाले का है क्या कि इसका है? अनुपा ने लिखा यस, दिनेश ने लिखा यस, हिराग ज्योति ने लिखा बी ऑप्शन यानी कि नो, और अनुपा ने लिखा यस, अभिषेक ने लिखा नो, नहीं अप्लाई कर सकते हैं, दीप्ति ने लिखा कि ठीक है, मैसेज ऊपर चला गया। विवेक ने लिखा नो, राहुल ने लिखा ए ऑप्शन, मनीष बी ऑप्शन, दिनेश ने क्या लिखा? ए ऑप्शन, यस। अच्छा, रंजन ने लिखा नो ऑप्शन। देखिए, किरचॉफ लॉ को हम अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक सर्किट्स पे। किरचॉफ लॉ को देखिए, अगर वहां पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल है तो किरचॉफ लॉ जरूर एप्लीकेबल होगा। ओम्स लॉ V = I × R के फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग इसके ऊपर। कैसे अप्लाई कर रहे हैं? हम लोग लिखते हैं ना इसी का इक्विवेलेंट कि MF = phi × S,
5s। अगर ओम्स लॉ एप्लीकेबल है तो किरचॉफ लॉ डेफिनेटली 100% एप्लीकेबल होगा उस सर्किट पर, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट पर यस, देखिए किरचॉफ लॉ दो चीजों में डील करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। एनर्जी का कंजर्वेशन इसके अंदर भी हमको देखने को मिलेगा, और अगर चार्जेस हम फ्लो कराते हैं तो बीइंग अ मेटल उसका भी कंजर्वेशन आपको यहां पर जरूर से देखने को मिलेगा। तो किरचॉफ लॉ बिल्कुल एप्लीकेबल होगा अपॉन द मैग्नेटिक सर्किट। आंसर इज यस। कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चन से भी हम सीख जाएं। क्वेश्चन नंबर 7, द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक बल्जिंग इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एज कंपेयर्ड टू अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल विल बी व्हाट? यूजीवीसीएल जेई 2015 में पूछा हुआ ये सवाल है ना? हाँ एग्जैक्टली, हिमांशु ने लिखा है एब्सटेन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी क्लियर है ना आंसर आपको? अभी क्लियर है ना? कुछ कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जो एकदम न्यू रहेंगे, है ना, तो उसका कंसेप्ट उस क्वेश्चन से ही हम समझ लें। यहां पूछा इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक बल्जिंग एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एज कंपेयर टू अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल विल बी व्हाट? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में पैरा की तुलना में मैग्नेटिक बल्जिंग कितना होगा? हाई होगा, लो होगा, नो इफेक्ट, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। देखते हैं क्या आंसर आता है। साक्षी ने लिखा ए ऑप्शन, जितेंद्र ने लिखा लो होगा, मतलब कि बी ऑप्शन, राहुल ने लिखा डी ऑप्शन कैन नॉट बी कंपेयर्ड, और जितेंद्र ने लिखा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, विवेक नो इफेक्ट, स्वाति डी ऑप्शन। बल्जिंग क्या है सर? अनुपा ने लिखा हुआ है, हिमांशु ने लिखा डी ऑप्शन, स्वाति ने लिखा डी ऑप्शन, रंजन ने लिखा प्लीज लास्ट वाला क्वेश्चन बता दीजिए, मेरा नेट स्लो हो गया था। अच्छा ठीक है, इससे पहले वाला 6वां क्वेश्चन बता दूंगा मैं। तारिक ए ऑप्शन, और मनीष ने लिखा लो होगा। देखिए बल्जिंग जो आपने पूछा, बल्जिंग इज मैग्नेटिक फ्रिंजिंग। बल्जिंग बोलने का मतलब है मैग्नेटिक फ्रिंजिंग की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्रिंजिंग के बारे में आपने एक चीज पढ़ा हुआ था, ये वाला थ्योरी, कि अगर ऐसा कोई कंडक्टर है मेरे पास, है ना, अगर ऐसा कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जिस पर n नंबर ऑफ कंडक्टर टर्न्स की वाइंडिंग कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है, सप्लाई करंट कुछ मैंने दिया और यहां पर इस कंडक्टर में गैप क्रिएट कर दिया, ठीक। इस कंडक्टर की रिलेटिव परमिबिलिटी है सपोज कर लीजिए 1200, और यहां पर कुछ भी नहीं है तो मतलब एयर है, और एयर की रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी होती है? 1। तो जब भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, खासतौर पे यूजफुल मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, जब हायर रिलेटिव परमिबिलिटी से लोअर रिलेटिव परमिबिलिटी वाले मटेरियल की तरफ गुजरेगा, तो इन दैट केस क्या होगा? वहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज्यादा एरिया यूज करेगा ट्रेवल करने के लिए, है ना। वहां पर बल्जिंग इफेक्ट सबसे पहले तो होने लग जाएगा, और बल्जिंग इफेक्ट में हमको ये देखने को मिलता है कि फ्लक्स जो है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो ज्यादा एरिया का इस्तेमाल करेगा अपनी पाथ कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो बाउंडेड तो है नहीं ना भाई। शुरू में इतना कुछ एरिया इसने यूज किया था A1, लेकिन अब इसकी एरिया जो है A2 ये बड़ी हो चुकी है, ज्यादा एरिया यूज कर रहा है। एरिया बढ़ने की वजह से जो फ्लक्स डेंसिटी है वो घट जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी विल रिड्यूस। अब सवाल में आपको क्या पूछा है वो बता देता हूं मैं एक बार। पूछता है कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक बल्जिंग या मैग्नेटिक फ्रिंजिंग का इफेक्ट एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तुलना में कितना होगा। मतलब सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक फ्रिंजिंग फेरोमैग्नेटिक में ज्यादा होगी कि पैरामैग्नेटिक में ज्यादा होगी, ये समझना होगा आपको। ये क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल समझना बड़ा जरूरी होता है। तो फेरोमैग्नेटिक को कंपेयर करवा रहा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर होने वाली फ्रिंजिंग से। तो पहले तो आपको यही सोचना पड़ेगा कि क्या पैरामैग्नेटिक मटेरियल में फ्रिंजिंग होगा या नहीं होगा, पहला क्वेश्चन। अगर होगा तब फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, चैट बॉक्स ही नहीं ओपन हो रहा था। ओके ओके, अभी ठीक है ना। दीप्ति ने लिखा डी ऑप्शन होगा सर, अनुपा ने लिखा ए ऑप्शन, रंजन लो होगा, ठीक है। फेरो में हाई होगा, दिनेश ने लिखा है। क्वेश्चन में आपको फेरो के लिए पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आप फेरो के रिस्पेक्ट में बताइएगा, पैरामैग्नेटिक से तुलना करते हुए। हम ऐसे वाले सवालों में ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाले क्वेश्चन में या एज कंपेयर टू वाले क्वेश्चन में हम समझ नहीं पाते हैं कि आंसर किसके लिए करना है, फेरोमैग्नेटिक के लिए आंसर करना है कि पैरामैग्नेटिक के लिए आंसर करना है। आधे लोग उसी में फंस जाते हैं, आधे लोग उसी में फंस के गलत कर देते हैं। तो हमको ये ट्रैप नहीं होना है ना, हमको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए आप। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक बल्जिंग, मतलब पूछा कि फ्रिंजिंग का इफेक्ट इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अगर उसे कंपेयर किया जाए पैरामैग्नेटिक से तो क्या होगा, ये सवाल है एक्चुअल में।
हिराग ज्योति ने लिखा कि पैरा में नहीं होगा बल्जिंग, क्यों नहीं होगा? राहुल ने लिखा कि वैसे बी होगा सर, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में लो होगा फ्रिंजिंग, ऐसा आप बोल रहे हो? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फ्रिंजिंग का इफेक्ट कम होगा एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ऐसा आप बोल रहे हो? ऋषभ ने लिखा बी ऑप्शन। देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर आपको बोला जा रहा है, इसका मतलब कि म्यू आर की वैल्यू हाई है, तभी तो फेरोमैग्नेटिक बना ना। और म्यू आर की वैल्यू अगर हाई है, सपोज कर लीजिए कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी म्यू आर हाई है, बोलने का मतलब है कि उसकी जो रिलक्टेंस है वो छोटी है, रिलक्टेंस की मैग्नीट्यूड कम है, यही तो मीनिंग हो गया ना। और रिलक्टेंस अगर कम है तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रांसफर बहुत अच्छा है उसके अंदर, बहुत ही बढ़िया है इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रांसफर। तो फ्रिंजिंग होगी क्या इसके अंदर? ज्यादा नहीं होगी, बहुत नेग्लिजिबल। क्यों होगा फ्रिंजिंग? सिर्फ लीकेज फ्लक्स होगा, फ्रिंजिंग क्यों होना है? इतना अच्छा खासा फ्लक्स यहां से ट्रेवल कर रहा है। इसकी जगह मैं अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल ले लूं तो फ्रिंजिंग और ज्यादा देखने को मिलेगा या कम देखने को मिलेगा? इसको बोर्ड पर जरा डिस्कस करते हैं तो मजा आएगा। इसको जरा बोर्ड पर डिस्कस करते हैं, ठीक है? देखते हैं, दो मटेरियल्स ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर, ठीक है? दो मटेरियल ड्रॉ करते हैं, पैरामैग्नेटिक, इसको दूसरे कलर का ड्रॉ कर लेते हैं और मान लीजिए कि ये है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है? अच्छा चलिए इसको फेरो बना देते हैं, दिस इज फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, अब क्या करते हैं कि दोनों को कट कर देते हैं बीच से, इतना पोर्शन दोनों में कट कर दिया मैंने। दिस इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब अगर सपोज कर लीजिए कि यहां पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इससे होते हुए ऐसे गुजर रही है, भाई ये तो फेरोमैग्नेटिक है, इसकी जो म्यू आर होगी, इट्स म्यू आर विल बी ग्रेटर देन इसका म्यू आर। म्यू आर ऑफ फेरोमैग्नेटिक इज हायर देन म्यू आर ऑफ पैरामैग्नेटिक, ये तो श्योर बात है। इसका मतलब इसके अंदर कंडक्शन बहुत सही होगा, ठीक है? इससे जो फ्रिंजिंग निकलेगी, इससे जो फ्रिंजिंग होगा यहां आसपास में वो, और यहां से जो फ्रिंजिंग होगा इसके आसपास में वो, दोनों में अगर आप कंपेयर करो तो ज्यादा फ्रिंजिंग किस में देखने को मिलेगा? ये बता सकते हैं क्या कोई? है ना, ये बताइएगा तो। फेरो में कम होगा एंड पैरा में ज्यादा होगा, साक्षी ने लिखा है। अभिषेक ने लिखा कंपेयर नहीं कर सकते। अनुपा ने लिखा लो होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में बल्जिंग ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फेरो। देखिए एक चीज समझिएगा, पैरामैग्नेटिक में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में पहले तो फ्लक्स का ट्रांसफर रेट ही पहले से ही बहुत कम होगा, पहले से ही बहुत कम होगा, समझिए। फ्रिंजिंग का केस हमको कब दिख रहा है? जब एयर आ रही है, जब हम मटेरियल को कट करते हैं बीच से तो फ्रिंजिंग हो रहा है वहां पर, ठीक है? एयर का केस आ रहा है, वैक्यूम का केस आ रहा है, फ्रिंजिंग दिख रही है हमको। अगर मैं इसको पैरामैग्नेटिक से फेरो वाले को कंपेयर करूं तो क्या देखने को मिल रहा है? फिर से देखते हैं एक बार। देखिए अगर फेरो है तो ट्रांसफर रेट पहले ज्यादा था, अचानक से बीच में क्या आ गया? एयर आ गया। दोनों को एक ही सिनारियो पे कंपेयर कर रहा हूं मैं, दोनों को एयर के साथ कंपेयर कर रहा हूं, है ना? फॉर बोथ द केसेस इट्स म्यू आर इज 1, यहां पे भी म्यू आर 1 है, ठीक? तो फ्रिंजिंग होगा इसमें, बिल्कुल होगा सर। एयर तो बहुत ही खराब कंडक्टर है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये ज्यादा एरिया यूज करने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली इसकी ट्रांसफर रेट हाई थी। ज्यादा ट्रांसफर रेट होने की वजह से उसको एयर में भी फोर्स या एमएफ ज्यादा मिल रहा है, और ये क्या हो रहा है? इस एयर में ज्यादा बड़ा एरिया कैप्चर करके गुजर रहा है। वहीं अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को देखोगे तो इससे ट्रांसफर रेट पहले से ही कम था, पहले से ही छोटा था इसका रेट ऑफ ट्रांसफर एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। तो अब क्या होगा? ये तो पहले ही बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रांसफर नहीं कर रहा था, मतलब ये एक ऐसे पानी के पाइप की तरह है जिससे पहले भी बहुत कम ही पानी निकल रहा था। तो आप जब उसको एक और थिन मीडियम दे दिए और एक कमजोर सा मीडियम दे दिए तो फिर भी बहुत ज्यादा फ्लो नहीं होगा, है ना? तो बल्जिंग तो होगी, लेकिन एज कंपेयर टू फेरो यहां पर उतनी बल्जिंग नहीं होगी जितनी फेरो के अंदर होगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ये यूज करेगा इसके तुलना में छोटा रहेगा, वहां पर पैरा में छोटा रहेगा, ठीक है? तो ज्यादा, अच्छा सिंपल, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं सिंपल कर दूं कि ज्यादा फ्रिंजिंग किस में होगा? फ्रिंजिंग
जो है ज्यादा मात्रा में किस में होगा, या और सिंपल कर दूं कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाई किस में यूज होगा, फेरोमैग्नेटिक में कि पैरामैग्नेटिक में, तो शायद आपको ये वाला पॉइंट और क्लियर होगा, है ना। तो फिर आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। फेरो में, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा वैसे ही है, फंसने वाला टाइप का क्वेश्चन है ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ज्यादा हो जाएगा फ्रिंजिंग एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक, है ना। फेरोमैग्नेटिक में हमको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, जल्दी से मुझे बताइएगा एयर की नेचर क्या है, एयर क्या होता है, पैरा, फेरो या डाया? एयर किस टाइप का मटेरियल होता है? एयर जो है इसमें से कौन से टाइप का मटेरियल है? बिल्कुल सही ऋषभ, वेरी नाइस। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में रिलक्टेंस कम होने के कारण फ्लक्स बहुत कम, बढ़िया, एज कंपेयर टू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि फ्लक्स मिनिमम रिलक्टेंस को फॉलो करता है। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। एयर भी तो सर पैरामैग्नेटिक है, किसी ने लिखा था, ठीक है। एयर पैरामैग्नेटिक, वेरी गुड। एयर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एयर डायामैग्नेटिक, जर्मी ने लिखा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल तारिक ने लिखा, नवीन ने लिखा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। एयर की नेचर, भाई देखिए, एयर इज अ पुअर कंडक्टर, एयर इज अ पुअर कंडक्टर, लेकिन अपोजिट फोर्स नहीं बना देता है। कल हम लोग, कल या परसों किसी दिन क्लास में डिस्कस किए थे इस पॉइंट को, ठीक है। तो इट इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो फ्रिंजिंग किस में ज्यादा हो रहा है? अगर इसी की तरह कोई अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल में रख लेता हूं और उस पर अगर मैं देखूं फ्रिंजिंग का, तो ऑलरेडी मुझे पता है, अगर अब सपोज कर लीजिए एक कोर है मेरे पास, एक ट्यूब है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड मैं क्रिएट कर रहा हूं और एयर के थ्रू होते हुए उस पूरी फील्ड को गुजरना है, ठीक है। एयर के थ्रू होते हुए उस पूरी फील्ड को गुजरना है, तो अगर एयर से ही कंडक्ट होता हुआ आ रहा है तो फ्रिंजिंग उसमें ज्यादा कैसे हो सकता है? क्यों फ्रिंजिंग होगा उसमें? वो तो जितनी एरिया से आ रहा है उतना ही एरिया से ट्रेवल करेगा, क्योंकि उसका ट्रांसफर रेट ना पहले ज्यादा था ना अभी ज्यादा है। फिर से समझिए मेरी बात को। अभी मैंने आपको ये दोनों को कोर के फॉर्म में डिजाइन करके दिखाया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप ये समझिए कि अभी मैं एक प्लास्टिक का ट्यूब रखा हूं, है ना। यहां पे एक प्लास्टिक का बना हुआ ट्यूब है। प्लास्टिक तो मैग्नेटिक मटेरियल में आता नहीं है, हॉलो ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर क्या है? हवा है, एयर। और इसी ट्यूब से मैं कंडक्ट करवाने जा रहा हूं इस मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहां से किसके थ्रू गुजर रही है? एयर के थ्रू। अच्छा, एयर में ट्रेवल कर रही है पहले से, ठीक है। अगर एयर में ट्रेवल कर रही है तो यहां पे म्यू आर कितना है? 1। शुरुआत में इस पूरे कंडक्टर के अंदर म्यू आर की वैल्यू कितनी है? 1। अब मैंने क्या किया? बीच से इस ट्यूब को कट कर दिया, अभी यहां पे भी हवा ही है, म्यू आर यहां पे कितना है? 1। इतना एरिया अगर पहले यूज कर रही थी तो यहां पे क्या होगा? अभी क्या इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जब जिस जगह से मैंने कट किया है, जब यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गुजरेंगी तो क्या इसको ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जरूरत पड़ेगी? मैं ये एक हॉलो ट्यूब की बात कर रहा हूं। हॉलो ट्यूब के अंदर क्या है? एयर है। एयर होने की वजह से इसकी म्यू आर कितनी है? 1 है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक के एग्जांपल से मुझे कंपेयर करना था ना, इसलिए, ठीक है। ठीक है, तो अगर म्यू आर की वैल्यू 1 है और यहां पे एयर है, इट इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो ये पहले से ही म्यू आर इक्वल टू 1 पे चल रहा था। मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम बाइक चला रहे हैं ऑलरेडी खराब रास्ते पे, जब से निकले हैं हम घर से ऑलरेडी खराब ही रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो स्पीड अपनी कम ही है। और 1 किलोमीटर बाद हमको पता चलता है कि जो रोड अच्छी थी अब वो भी खराब हो गई है। एक कंक्रीट वाली बढ़िया सी रोड थी, हम सोचे कि चलो वहां जाके स्पीड दौड़ाएंगे गाड़ी को, लेकिन जैसे ही वहां पे पहुंचे पता चला कि सेम हालत है। तो क्या हमारी स्पीड में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले 1 किलोमीटर फिर उसी स्पीड में चलाएंगे हम लोग गाड़ी, और क्या होगा? तो बल्जिंग होगा क्या यहाँ पे? कैसे हो सकता है भाई? यहां भी म्यू आर 1 है, यहां भी म्यू आर 1 है। बल्जिंग तो सर तब होता है ना जब हायर रिलेटिव परमेबिलिटी से लोअर रिलेटिव परमेबिलिटी में कोई मटेरियल ट्रेवल करे। अच्छा, तो ये फिनोमेना था इसके पीछे। तो बल्जिंग हमको सिर्फ इसीलिए यहां पे ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू हियर। यहां तो होगा ही नहीं कोई बल्जिंग, यहां तो जितना एरिया पहले चल रहा था उतना ही एरिया आपका मटेरियल आज भी यूज करेगा, अभी भी। तो ठीक है सर, फिर क्वेश्चन को अब हम वापस से देखते हैं। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक बल्जिंग इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल विल बी। अब एक बार फिर से आप लोग आंसर करिएगा इस सवाल का। अब इस सवाल का फिर से एक बार सोच के आंसर करिएगा। अब पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, इसके पीछे का थीम, थ्योरी, मतलब जो भी है।
अब पूछता है आपसे इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक बल्जिंग इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल विल बी हाई होगा, लो होगा, नो इफेक्ट होगा, नो कंपैरिजन होगा। बढ़िया, एकदम सही आंसर आ रहा है, एकदम सही आंसर आ रहा है। दिनेश, राहुल, हिराग ज्योति, बिल्कुल सही आंसर। विनय, करेक्ट आंसर। विवेक, सही आंसर। यही पूछा ना हमसे कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक बल्जिंग इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यार पैरा में तो बल्जिंग दिख ही नहीं रहा है कहीं पे। पैरा में अगर मैं एयर को ले लूं, एयर के अंदर से, क्योंकि रिलेटिव परमेबिलिटी लगभग सेम है भाई, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर म्यू आर क्या होता है, 1 के अप्रोक्स होता है। ये पढ़ा हुआ है हम लोगों का। सोचिए इसमें कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं। आप सब उसमें लो लिख रहे थे पहले, आप सब उसमें लो ऑप्शन डाल रहे थे। सोचिएगा एक बार कैसे होगा। ठीक है, तो शुरुआत से ही ना यहां पे देखिए पैरा में बस एक ही चीज होगा कि जो लीकेज फ्लक्स होगा वो हाई होगा, फाइल की वैल्यू विल बी हाई, फाइल ज्यादा हो रहा है, नो डाउट। लेकिन फेरो में इसकी तुलना में फ्रिंजिंग ज्यादा दिखेगा हमको एज कंपेयर टू पैरा, क्योंकि ऑलरेडी फ्लक्स का ट्रांसफर रेट उतना था ही नहीं। फ्लक्स का ट्रांसफर रेट, ठीक है हाँ बिल्कुल सही, इस बार सही है राहुल। नहीं, इस बार सबका करेक्ट आया आंसर, है ना। यस, हाई बोले थे बहुत सारे लोग, हाई बोले हुए थे। तारिक ने लिखा कि नहीं सर मुझे पहले क्लियर था, पहले से ही। अच्छा, तब ठीक है, तब फिर राइट। हाँ, और अगर पैरा के बारे में पूछता ना आपसे, फेरो के कंपैरिजन में बोलता कि बताओ पैरा का क्या हो रहा है, तब फिर वो ऑप्शन जो है दूसरा आप बता सकते थे, है ना। तब फिर आप दूसरा ऑप्शन बता सकते थे। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है ना, उसके अंदर फ्रिंजिंग का इफेक्ट कभी भी सिग्निफिकेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो फ्लक्स ट्रांसफर हो रही है वो ऑलरेडी लो रिलेटिव परमिबिलिटी पे ट्रांसफर हो रही है। और फ्रिंजिंग के लिए जब वो एयर या वैक्यूम के मीडियम से गुजरेगी तो भी उसको बहुत ज्यादा एरिया या स्पेस की नीड नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फ्लक्स का ट्रांसफर रेट उतना था ही नहीं कभी भी, वो ऑलरेडी कम ही रेट पे ट्रांसफर हो रहा है, तो एयर से भी उतनी ही स्पीड से गुजरेगा। दिक्कत उसको आती है जो पहले से स्पीड में चल रहा है। अब जैसे मैं बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत बढ़िया सा जोरदार कॉन्क्रीट रोड मुझे मिला हुआ है, दौड़ा रहे हम गाड़ी, और अचानक से खराब रास्ता आ जाए, प्रॉब्लम जाएगी। हम आसपास का रास्ता खोजेंगे जिससे कि जल्दी निकल जाए। अब भाई अगर ये ऐसा सीधा रोड है मेरे पास, ठीक है, यहां से मैं चलता आ रहा हूं और यहाँ पे रास्ता खराब है, इधर एकदम थोड़ा सा मडवड है, लेकिन इस रोड के साइड में एक पतला सा जगह है जो थोड़ा प्लेन बचा हुआ है, और इस रोड के भी साइड में यहाँ से ऐसा प्लेन जगह ऐसा बचा हुआ है आगे जाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए यहां से टर्न करूंगा गाड़ी, और फिर सीधा इसको स्किप करते हुए। तो बस यही चीज होती है। तो आसपास के एरिया, भाई यहां से भी लोग गुजरेंगे, लेकिन धीरे धीरे गुजरेंगे, तो हम क्या करेंगे, आसपास की जगह को यूटिलाइज कर लेंगे आगे बढ़ने के लिए। बस यही चीज होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, ठीक है। राहुल, अरे तो बिल्कुल अच्छी बात है यार, मस्ती करके पढ़ना ही चाहिए, तो इट इज वेरी नाइस, है ना। इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है, इट इज वेरी नाइस, ऐसे ही तो पढ़ना चाहिए, हंसी मजाक बातचीत करते हुए, है ना। चलिए, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आया? दिस इज द राइट आंसर। फेरोमैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक की तुलना में फ्रिंजिंग या बल्जिंग का इफेक्ट ज्यादा होगा सर। द इफेक्ट ऑफ बल्जिंग और फ्रिंजिंग विल बी हाई इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू paramagnetic material. Next question. The level of magnetization of a material in a presence of external magnetic field is known as. The level of magnetization of material in a presence of external magnetic field. विवेक, ये क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, है ना। ये जो क्वेश्चंस है ना, पूरे एमसीक्यू ये ऐप में अपलोड हो जाएंगे। चैप्टर के खत्म होने के बाद ये पूरे क्वेश्चंस आ जाएंगे अपलोड पे, क्योंकि इस बीच में और भी हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, वो सब हम एक साथ ऐप पर हमको मिल जाएगा, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर हिमांशु का आया डी ऑप्शन। परमिएबिलिटी, रंजन, परमिएबिलिटी की वैल्यू हाई है, तो इसीलिए ट्रांसफर का रेट उसका प्रॉपर है ना, इसीलिए ट्रांसफर का रेट जो है वो ज्यादा फ्लक्स अपने थ्रू वो ट्रांसफर कर सकता है। परमिएबिलिटी हाई है तो रिलक्टेंस कम है, रिलक्टेंस कम है तो फ्लक्स का ट्रांसफर ज्यादा अच्छा है। चलिए देखते हैं, जितेन ने लिखा ए ऑप्शन, हिमांशु ने लिखा काई एम,
साक्षी ने लिखा डी ऑप्शन, दीप्ति ने लिखा डी ऑप्शन, स्वाति डी ऑप्शन, राहुल डी ऑप्शन, मनीष डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्या पूछा है। द लेवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ससेप्टिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। अभिषेक का आंसर क्या आया? सी ऑप्शन। ठीक है, विवेक का आंसर क्या आया? ए ऑप्शन। विवेक का आंसर आया ए ऑप्शन। ठीक है, दुर्गानंद का आंसर क्या आया? ऑप्शन ए। मनीष डी ऑप्शन। थोड़ा मिक्स्ड अप आंसर आ रहा है। अनुपा का क्या आंसर आया? डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं, ससेप्टिबिलिटी के बारे में पूछा है तो सी ऑप्शन तो 100% श्योर है हम लोग कि यही होता है। लेवल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हाँ, किसी मटेरियल के मैग्नेटाइज होने का लेवल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। दिस इज राइट। लेकिन ससेप्टिबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन तो काई से होता है या काई एम से होता है, तो काई भी लिख दिया तो ससेप्टिबिलिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और कुछ? ऑल ऑफ द अबव होने के लिए बस ए ऑप्शन को चेक करना बचा है। अगर ये हो जाए तो ये हो जाए। चलिए देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विथ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अच्छा, हम लोग पढ़े ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला एज I अपॉन H। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तो I को बोलते हैं, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। लिखते थे ना m इंटू 2L अपॉन A इंटू 2L लिखे थे, इसके लिए याद है? मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हम लोग लिखे थे m इंटू 2L डिवाइडेड बाई A इंटू 2L। वॉल्यूम को इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। 2L कैंसिल हो गया, आपके पास बचा I इज इक्वल टू m बाई A। और इसको अगर मैं ये वाले फॉर्मूले में पुट कर दूं तो इट इज m बाई A इंटू H, या वॉल्यूम इंटू H, ये समझिएगा। सो अगर कोई आपको बोले कि I इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और इसको आपको डिवाइडेड बाई H से शो करना है, तो H क्या वॉल्यूम के मल्टीपल में आएगा? ऑप्शन बी भी है। हाँ, ऑप्शन बी तो ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। काई एम की जगह काई लिखा हुआ है, इट इज गुड। ठीक है, काई से डिनोट करते हैं हम लोग इसको, तो बी कंसिडरेबल है। अब ए है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा आपको। ऑप्शन ए सही आंसर है या नहीं है ये बस बताना है आपको। सी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन भी सही है, ए का क्या? बताइएगा जरा जल्दी से। ए, बी और सी में से बी और सी सही दिख रहा है। ए का क्या? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुपा ने लिखा ए भी सही है सर। ये फॉर्मूला है, देखिए आपके पास है, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों का फॉर्मूला। काई की वैल्यू कैसे शो करते हैं? काई या काई एम को हम लोग I अपॉन H के फॉर्म में शो करते हैं। तो I को बोल सकते हैं ना मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे I की जगह पे मैं लिख सकता हूं इंटू 1/H इंटू 1/H। तो वॉल्यूम इंटू H के फॉर्म में आ गया, ऐसे लिखा है क्या? H इज द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। हाँ, इसी की बात कर रहा था ये। वॉल्यूम इंटू H, वॉल्यूम इंटू H इधर आ गया और ऊपर आ गया मैग्नेटिक मोमेंट, बन गया फर्स्ट वाला फॉर्मूला। वॉल्यूम इंटू H इज राइट, 100% ऑप्शन डी ही होगा अब तो। क्या बात है, दिस इज द राइट आंसर। एक्चुअल में ए भी सही है, ए भी इसी के लिए ही है, सेम थिंग है तीनों। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए फिर? डी ऑप्शन होना चाहिए सर, ऑल ऑफ द एबव। ऐसे सब एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये सब बनना चाहिए हमको, है ना? ये सब आना चाहिए। यूपी आरबीएनएल जेईई 2014 में पूछा हुआ ये सवाल था, है ना? सो दिस इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट, है ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। द एरिया ऑफ hysteresis loss is a measure of, the area of hysteresis loss is a measure of permittivity, permeance, energy loss per cycle, magnetic flux। SSC JEE 18 जो हिस्टेरेसिस लॉस जो है उसका एरिया जो हम बनाते हैं, है ना, ये जो लूप जो हम क्रिएट करते हैं, इसकी जो एरिया बनती है, इसकी जो एरिया है, दिस एरिया इज अ मेजर ऑफ। ये एरिया किसकी वजह से बन रहा है, किसकी वजह से कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो नहीं पूछा है।
आपको बस ये बोला है कि इसकी एरिया क्या दर्शाती है, ये किस चीज का मेजरमेंट शो करती है। पहला ऑप्शन बोलता है परमिटिविटी की मेजरमेंट शो करती है, दूसरा ऑप्शन बोलता है परमियंस की मेजर बताती है, तीसरा ऑप्शन बोलता है एनर्जी लॉस पर साइकिल बताता है हमको, और आखिरी ऑप्शन बोलता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है। क्वेश्चन समझ गए ना क्या पूछ रहा है? बाकी जो लिखे हुए हैं, बाकी जो ऑप्शंस हैं, वो आपको कारण बता रहे हैं कि वो किस वजह से एरिया आ रहा है, किस वजह से वैसा लॉस क्रिएट हो रहा है। हमको उसके रीजन से मतलब नहीं है, हमको ये बताना है कि ये जो एरिया कितना कम होगा, ज्यादा होगा, उस वो किस चीज का मेजर है, उससे क्या पता चलेगा। रंजन ने लिखा एनर्जी लॉस, दुर्गानंद ने लिखा ए ऑप्शन, अनुपा ने लिखा सी ऑप्शन, विवेक सी ऑप्शन, तारिक सी ऑप्शन, हिराग ज्योति बी ऑप्शन। रंजन एनर्जी लॉस, जितेन एनर्जी लॉस पर साइकिल, साक्षी डी ऑप्शन और अनुपा सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। एक्चुअली दिस इज द राइट आंसर। एकदम क्लियर आंसर होगा ये। देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि ये जितना हाई होगा, इसकी एरिया जितनी बड़ी होगी, कर्व जितना वाइड होगा, उतना ज्यादा हिस्टेरिसिस लॉस हो रहा है आपके सिस्टम में। ठीक है, तो हर एक साइकिल में, ये हर एक साइकिल, एक सप्लाई साइकिल पे ऐसा हिस्टेरिसिस लॉस बन रहा है, ऐसा हिस्टेरिसिस लूप क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो विद द नंबर ऑफ साइकिल्स, सप्लाई की जो साइकिल्स है उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है हिस्टेरिसिस लॉस। तो हमको पता चलता है कि एनर्जी लॉस हर साइकिल में कितना हो रहा है इस एरिया को देख के। ये एरिया जितनी छोटी होगी उतना कम एनर्जी लॉस, और ये एरिया जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा है। परमिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो परमिटिविटी नहीं, परमियंस बिल्कुल भी नहीं, और मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सब कारण हो सकते हैं, ये सब वजह हो सकते हैं इसके क्रिएट होने की, लेकिन ये शो नहीं कर रहे हैं कि उससे क्या हो रहा है। एनर्जी लॉस पर साइकिल जो है वो शो हो रहा है इसकी एरिया से। ये मुद्दे की बात थी यहाँ पे। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभिषेक ने ए ऑप्शन लिखा हुआ है, खूब सारा ए लिखा हुआ है ना, खूब सारा ए लिखा हुआ है। परमिटिविटी एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिकल के लिए कितना परमिट कर रहा है अपने थ्रू, तो इसकी एरिया जो है वो एक्चुअल में मेजर पूछा आपसे कि वो किस चीज का मेजर है ना, इसकी एरिया से किस चीज का मापन कर रहे हैं आप, किस चीज को नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं आप, है ना। तो एनर्जी लॉस पर साइकिल को हम मेजर कर रहे हैं उसके एरिया के आधार पे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर टॉपिक करते हैं, अदरवाइज पूरा सेशन क्वेश्चन लेते लेते निकल जाएगा, है ना, काफी सारे सब क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। In order to minimize the hysteresis loss, the magnetic material should have which of the following? SSC JEE 18 का ही ये भी क्वेश्चन है, सेम ईयर का, सेम एग्जाम का सवाल है। In order to minimize the hysteresis loss, the magnetic material should have which of the following? मैग्नेटिक मटेरियल में इनमें से क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन बोलता है कि उसमें हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि लो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन लिखता है कि लार्ज बीएच लूप एरिया होना चाहिए, और आखिरी ऑप्शन बोलता है कि हाई रिटेंटिविटी होना चाहिए। दिनेश बी ऑप्शन, विवेक डी ऑप्शन, अनुपा बी ऑप्शन, हिमांशु बी ऑप्शन, राहुल बी ऑप्शन, तारिक सी ऑप्शन, ऋषभ बी ऑप्शन, साक्षी बी ऑप्शन, मनीष बी ऑप्शन। अब मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स का बी ऑप्शन आ रहा है, दुर्गानंद सी ऑप्शन, अनुपा ए ऑप्शन, ए बी सी ऑप्शन तीनों आ चुका है। मतलब देखिए क्या पूछा है, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए एक मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पहले तो उसको हटा देते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस को घटाना है ना, तो रिटेंटिविटी कम होगी, रिटेंटिविटी जितनी छोटी होगी, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जितना कम होगा, फोर्स उतना कम लगेगा, तो ग्राफ पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो हाई रिटेंटिविटी सही कैसे हो सकता है? दिस इज द रॉन्ग आंसर। लार्ज बीएच लूप एरिया कैसे सही होगा? अगर लूप एरिया बड़ा है तो मतलब रिटेंटिविटी ज्यादा है, कोअर्सिविटी ज्यादा है, हटा दो। अब आपको ए और बी में से बस सोचना है, सी और डी तो गलत है पहले। लो हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट किसकी बात कर रहा है ये? इट इज टॉकिंग अबाउट के एच। याद करिए, हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट कल हम लोगों ने लिखा था इसके फॉर्मूले में, जहां पीएच का फॉर्मूला लिख रहे थे हम लोग, इट इज इक्वल टू, इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, bm टू द पावर n, और f के फॉर्म के f और v, इस सब फॉर्म में हम लोगों ने लिखा था। kh हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट, ये जितना कम होगा उतना लेस हो सकता है, राइट, ये एक तरीके से सही है। और हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब उसके अंदर का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो अलाइनमेंट में उतनी दिक्कत होगी। अगर अलाइनमेंट में उतनी दिक्कत होगी मतलब सप्लाई के रिवर्सल से जो मॉलिक्यूल्स है उनका अलाइन हो पाना टफ हो जाएगा। अगर मुश्किल होगा अलाइन हो पाना, मतलब उस रेट पे घटेंगे नहीं जिस रेट में मैग्नेटाइजिंग फोर्स घट रही है,
तो बी भी उस रेट पे कम होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, वो और स्लोअर रेट पे कम होगा। अगर बी स्लोअर रेट पे कम होगा तो रेसिडुअल फ्लक्स ज्यादा दिखेगा हमको जब करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटाइजिंग फोर्स 0 हो जाएगा। तो हाई रेजिस्टिविटी से तो नुकसान है उल्टा, बल्कि हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा दिखेगा आपको सिस्टम में। विवेक ने लिखा कि सर लेकिन रिटेंटिविटी ज्यादा होगी तो एरिया ऑफ लूप कम होगा ना, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। देखिए एक बार रिटेंटिविटी को मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं तो क्लियर रहेगा, ये ग्राफ से ही समझिएगा। ये हिस्टैरिसीस लूप है मान लीजिए हमारा, रिटेंटिविटी या रिटेंटिवनेस कहां पे दिख रहा है हमको, ओ से लेके एक्स तक, दिस इज एक्स दिस इज ओ, ये शो करता है रिटेंटिविटी को। रिटेंटिविटी हाई मतलब ये सैचुरेशन से बहुत ज्यादा नीचे नहीं उतर रही है ग्राफ, है ना, ये रिटेंटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऐसा है। रिटेंटिविटी कम होती तो ये और नीचे रहता है, इसका रिटेंटिवनेस कम दिखता, रेसिडुअल छोटा दिखाई देता, और रेसिडुअल जितना छोटा होता फिर उतना ही हमको कम फोर्स लगाना पड़ता, ये कंडीशन है। तो अगर हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करना है तो रिटेंटिविटी कम रहनी चाहिए, बट ऐसा ऑप्शन दिया नहीं हमको, तो बोल दिया हाई रेजिस्टिविटी लगा दो, हाई रेजिस्टिविटी कर दो। हाई रेजिस्टिविटी से क्या होना है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एकदम सही है। स्टीनमेट्स कांस्टेंट है ना हिमांशु, वेरी नाइस, ठीक है। तो लो हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट ही इसका सही आंसर है एज पर द गिवन ऑप्शन। ये जितने भी ऑप्शन है उसमें से यही एक आंसर सही फिट बैठता है गिवन कंडीशन के हिसाब से। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना है, घटाना है, तो इसको कम करना है हमको। रिटेंटिविटी का फैक्टर कम हो जाना चाहिए, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है यहाँ पे। रिटेंटिविटी जब कम होगी तभी तो कोर्सिव भी कम लगाना पड़ेगा हमको, फोर्स कम देना पड़ेगा, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10 क्वेश्चन रुक जाएं अब यहीं पे कि और क्वेश्चन बनाने हैं। एडी करंट स्टार्ट कर दें क्या, जल्दी से बताइए, 15 मिनट का टाइम बचा हुआ है। एडी करंट या और क्वेश्चन? एडी करंट स्टार्ट करें या और क्वेश्चन, जैसा आप लोग बोले, दोनों ही ऑप्शन है अपने पास, है ना। यस एग्जैक्टली, है ना हिमांशु, बिल्कुल सही कि रिटेंटिविटी मींस ज्यादा फ्लक्स रिटेन किया हुआ है इसने। नयन ने लिखा सर एडी मंडे को सर प्लीज, अच्छा ठीक है। विवेक ने लिखा क्वेश्चंस, जितेन ने लिखा एडी करंट, साक्षी ने लिखा एडी करंट, 2 वोट फेवर में और 2 वोट अगेंस्ट में, क्या बात है। ऋषभ ने लिखा और क्वेश्चन, मनीष ने लिखा क्वेश्चन, हिराग ज्योति ने लिखा एडी करंट्स, ऋषभ ने लिखा और क्वेश्चंस। आज एडी करंट लॉस भी हो पाएगा सर, अनुपा ने लिखा हुआ है। स्टार्ट तो कर देंगे, एटलीस्ट स्टार्ट होगा, खत्म तो नहीं होगा बट स्टार्ट हो जाएगा, इतना तो श्योर है। क्वेश्चन ही करते हैं, दीप्ति ने लिखा हुआ है, ठीक है। नवीन एडी करंट, अभिषेक एडी करंट, अब पोल करने वाली बात आ गई, जितने में पोल होगा उतने में टाइम खत्म हो जाएगा, है ना। जेरेमी ने लिखा एडी करंट और अभिषेक ने लिखा एडी करंट और तारिक ने लिखा क्वेश्चंस करते हैं। ऐसा करते हैं क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 50-50 आ रहा है, पूरा पोल 50-50 आ रहा है, तो 5-7 मिनट क्वेश्चन करते हैं और यहां से अगले 3 या 4 सवाल और बनाते हैं। तो क्वेश्चन जो लोग लिखे हैं उनका भी बात रह जाएगा और जो एडी करंट लिखे हैं उनकी भी बात हो जाएगी, कि उसके बाद में एडी करंट शुरू करवा दूंगा, एटलीस्ट बेसिक थोड़ा सा बता दूंगा, फिर मंडे को हम लोग कंक्लूड करेंगे उसको मस्ट टाइप से, ठीक है। दोनों चीज करते हैं क्योंकि आप लोग दोनों चीज लिखे हो बराबर मात्रा में। चलिए दोनों होगा। 11वां सवाल यहां से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक चलना साथ में। आखिरी में दीप्ति ने लिख दिया कि आपका जो मन सर। ये कौन से नंबर के स्टूडेंट की कैटेगरी में आ गए फिर? 3 टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग बात किए थे, है ना। मुझे वही वाला कमेंट याद आ गया कि आपका जो मन सर, जो करना है करो सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हिस्टैरिसीस लॉस लीस्ट डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ते हैं साथ में। हिमांशु ट्राई तो करो, एटलीस्ट ट्राई करो इस क्वेश्चन को। दीप्ति ने लिखा थर्ड। थर्ड मूवी जाने का प्लान था मतलब, है ना, और क्लास में बैठे हो कि सर जो करना है कर लो, हमको तो नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ तो रहे थे वैसे, है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है फर्स्ट कैटेगरी वाला ठीक रहेगा आपके लिए। अभी मूवी वाला स्टूडेंट जितेन ने लिखा। बढ़िया, क्या आंसर आएगा इसमें? डी ऑप्शन की ए ऑप्शन, दोनों चल रहा है क्योंकि। रंजन ने लिखा ए ऑप्शन, ऋषभ डी ऑप्शन, दिनेश डी ऑप्शन, दुर्गानंद
ए ऑप्शन, विवेक डी ऑप्शन, स्वाति डी ऑप्शन। क्या था भाई सवाल, मैं भी पढ़ लूं जरा। हिस्टेरिसिस लॉस लीस्ट डिपेंड्स अपॉन, सबसे कम किस पर डिपेंड करेगा। मैं पहले देख लेता हूं कि सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करेगा, बाकी जो बच जाएगा वही सही आंसर होगा। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल 100% श्योर है कि इसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, हटा दो। फ्रीक्वेंसी पढ़ा हुआ था हम लोगों ने कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी हिस्टेरिसिस होता है, तो इसलिए डीसी पे नहीं मिल रहा था हमको, ठीक है। स्टीनमेट्स कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, अरे इस पे तो करता ही है डिपेंड, अभी तो पढ़े जस्ट पिछले वाले पेज में। हाँ, अब जो बच गया सर वही है सही आंसर, अब जो बच गया वही सही आंसर है। रंजन, हाँ अरे बिल्कुल यार, आपका कमेंट देखा मैंने तो बोला भी कि रंजन ने लिखा हुआ है करके। थोड़ा स्पीड से चीजें चली जा रही होंगी, अदरवाइज कमेंट आपका देख रहा हूं मैं भी, है ना। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर यार, एम्बिएंट टेम्परेचर इज राइट। पूरे फॉर्मूले में कहीं भी नहीं देखा एम्बिएंट टेम्परेचर के बारे में कुछ, इट इज राइट। हिस्टेरिसिस जो है ये एम्बिएंट टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं रखता है, लेकिन जब आप एडी करंट पढ़ेंगे ना तो कुछ रिलेशन मिलेगा वहां पे एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए, मजा आएगा उसको जब पढ़ेंगे तो एक और नया चीज, इससे थोड़ा और एडवांस चीज सीखने को मिलेगा। अच्छा नहीं सर, यहाँ इक्वल वोटिंग है इसलिए बोली करके, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है चलिए, एमपीपीएससी ए 2016, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12वां सवाल आ गया बोर्ड पर। सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल मशीन्स बिकॉज इट हैज, इलेक्ट्रिकल मशीन में सिलिकॉन स्टील को क्यों प्रेफर करते हैं? लो कोर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी, लो हिस्टेरिसिस लॉस या हाई कोर्सिविटी? राहुल ने लिखा कि सर क्वेश्चंस के फेवर में मेरा लास्ट कमेंट 50% से ज्यादा हो गया। अरे यार कुछ और भी कमेंट से ऊपर चलेगा, मैं पढ़ नहीं पाया। चलिए आंसर आ गया तब तक, ठीक है आंसर देखते हैं। तारिक का आंसर है सी ऑप्शन, साक्षी सी ऑप्शन, जितेंद्र सी ऑप्शन, विवेक सी ऑप्शन, मनीष सी ऑप्शन, हिमांशु सी ऑप्शन, रंजन सी ऑप्शन, राहुल सी ऑप्शन। इसमें तो सब श्योर दिख रहे हैं, इसमें कोई अलग अलग ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्या है भाई? द सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल मशीन्स बिकॉज इट हैज, सिलिकॉन स्टील के बारे में तो अभी जस्ट पढ़े थे शायद, कि हिस्टेरिसिस लॉस को ही कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसमें हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है। बाकी ऑप्शंस को जरा चेक कर लें एक बार। लो कोर्सिविटी, लो कोर्सिविटी होता है, लो कोर्सिविटी मतलब यहां लगने वाला जो बल है ना, ये वाला जो फोर्स है यहां से यहां तक, दिस इज आवर कोर्सिविटी, तो ये कम होता है। तो ये तो अच्छी बात होगी ना, हिस्टेरिसिस लॉस वैसे ही उतना नहीं होगा। लो रिटेंटिविटी, हाँ रिटेंटिविटी कम होगी तभी कोर्सिविटी लो होगी, ठीक है। हाई कोर्सिविटी नहीं, हाई तो बिल्कुल नहीं, हाई तो बिल्कुल भी नहीं। तो लो हिस्टेरिसिस लॉस, सब कुछ मिला के ये सही आंसर है, सब कुछ मिला के दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। सब कुछ मिला के दिस इज द राइट आंसर, एकदम सही। सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा कोई भी सवाल में ऐसा लगे कि सर उसका कंसेप्ट नहीं समझ में आया, दोबारा बताइए तो बोल दीजिएगा आप लोग, है ना, कि सर वो वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वापस से पीछे जाके देखेंगे उसको। अगला सवाल, कंडक्टिविटी इज एनालॉगस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एसएससी जेई 18। आज के ही क्लास में हुआ सर ये टॉपिक, है ना ये। अच्छा ये दोनों में क्या किया जाए वाला, ठीक है। अच्छा ये वाला, अच्छा जिससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो, अच्छा इसलिए आप श्योर हो, सही सही सही, बढ़िया। सी ऑप्शन आ रहा है इसमें भी, क्या बात है यार, इस बार भी एकदम यूनिफॉर्मिटी से आंसर आ रहा है आप लोगों का, सबका सी ऑप्शन आ रहा है। अभिषेक, ऋषभ, जितेंद्र, राहुल, दिनेश, सब ने सी ऑप्शन लिखा, एक का भी अलग नहीं आ रहा है। हाँ ये तो आया एक अलग आंसर, स्वाति का आंसर आया ए ऑप्शन के साथ। चलिए देखें क्या सही है। कंडक्टिविटी इज एनालॉगस टू, कंडक्टिविटी इज एनालॉगस टू, अच्छा कंडक्टिविटी कैसा दिखता है? कंडक्टिविटी सिग्मा के जैसा दिखता है, ओके ठीक। रिटेंटिविटी, रेजिस्टिविटी, परमिएबिलिटी, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कहां से आ गया बीच में? ऑड वन आउट, हटा दिए उसको। अब ये बच गए 3। रेजिस्टिविटी, भाई कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी तो अलग है ना, इट इज 1/ρ, तो उस हिसाब से बी भी गलत है। अच्छा ए क्या हो गया? रिटेंटिविटी। व्हाट इज रिटेंटिविटी? फ्लक्स को रिटेन करने की क्षमता, ये तो फ्लक्स को तो रोक ले रहा है ना, रिटेन कर ले रहा है। कंडक्टिविटी से ये कैसे जुड़ा हुआ है? ये तो नहीं जुड़ रहा है। एक ही है जो सही है, दैट इज परमिएबिलिटी, दैट इज परमिएबिलिटी। क्वेश्चन 11 का आंसर नहीं समझ में आया, ठीक है डिस्कस कर लेंगे उसको। परमिएबिलिटी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए सभी का आंसर इसमें सही आया था, लगभग सभी का आंसर करेक्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 14,
इसके बाद 11th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मटेरियल फॉर गुड मैग्नेटिक मेमोरी शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। कोई मटेरियल को अगर हम बोलते हैं कि उसकी मैग्नेटिक मेमोरी बहुत अच्छी है, तो मतलब उसमें क्या होगा? चारों ऑप्शन बोर्ड पर है। लो हिस्टैरिसीस लॉस होगा, हाई परमेबिलिटी होगी उसकी, लो रिटेंटिविटी होगी, हाई रिटेंटिविटी होगी। नयन ने लिखा कि अब जो रॉन्ग होगा वो मूवी वाला स्टूडेंट होगा सर, थर्ड कैटेगरी वाला, मतलब है ना, वो मूवी देखने के इंतजार में बैठा हुआ है। नहीं यार, लेकिन पार्टिसिपेट तो कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है इसमें। हाँ, इसमें वेरिएशन दिख रहा है, कमेंट सेक्शन भागने लग गया पूरी स्पीड से। अभिषेक बी ऑप्शन, तारिक ए ऑप्शन, ऋषभ डी ऑप्शन, जितेंद्र डी ऑप्शन, ऋषभ डी ऑप्शन, रंजन ए ऑप्शन, स्वाति डी ऑप्शन, राहुल बी ऑप्शन, रंजन ए ऑप्शन। ठीक है, ए बी और डी ऑप्शन 3 चल रहा है, सी किसी ने नहीं लिखा। देखते हैं, मटेरियल जिसकी गुड मैग्नेटिक मेमोरी होगी, मैग्नेटिक मेमोरी वाला मटेरियल ऐसा दिखना चाहिए। मैग्नेटिक मेमोरी मतलब क्या होता है? उसको शट डाउन करने के बाद भी उसकी मेमोरी में वो चीजें स्टोर हो गई। इसको ऐसे समझना है हमको कि उसको जब शट डाउन भी कर दिया जाए तो भी उसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि उसके पास सारी चीजें स्टोर्ड है, मतलब हमारे जैसे। तारीफ तो कर ही सकते हैं अपना। ऐसे कि अगर हम दिन भर कोई चीज की पढ़ाई किए और रात में हम लोग शट डाउन हो गए, मतलब सो गए, तो क्या सुबह हम लोग भूल जाते हैं क्या वो पूरी चीजें? थोड़ा बहुत भूलते हैं, थोड़ी सी मेमोरी अगर खराब है तो, नहीं तो लगभग पूरा याद रहता है हम लोग को, मस्त है ना। तो ये हमारे जैसा ही है कोई, कि मटेरियल हैविंग गुड मैग्नेटिक मेमोरी मतलब स्टोर कर लेता है। जब करंट जीरो कर दिया, यानी जब इसको शट डाउन कर दिया, तो भी इसने ज्यादा मात्रा में फ्लक्स अगर स्टोर करके रखने की टेंडेंसी बनाई हुई है, तो ये अच्छी मैग्नेटिक मेमोरी का मटेरियल है। इतने से लगता है कि आंसर आ गया। राहुल ने लिखा कि मैं तो सेकंड वाला हूं सर, 10 में एक ही कवर करता हूं। सही नहीं यार, सेकंड वाला तो बहुत स्मार्ट है फिर तो। 10 में से एक ही छूटता है उसका, पूरे 9 कवर हो जाते हैं, पूरे 9 कवर। और आपका आंसर देख के मुझे लगता है कि आप वाकई में उस सेकंड नंबर पे हो, है ना, कि 10 में से 9 तो कवर करते हो। पूरा शट डाउन हुए तो पूरा भूल जाएंगे सर, तारीख ने लिखा हुआ है। नहीं, पूरा शट डाउन नहीं यार, सिर्फ सोने की बात है ना, हमेशा के लिए वाली बात नहीं है। सिर्फ रात में सोना है और सुबह उठना है, बस। तो उतने में हमको चीजें याद रहती है। अब बताइए डी ऑप्शन सही है कि नहीं? यार डी ऑप्शन बिल्कुल है, हाई रिटेंटिविटी तो चाहिए हमको। दिस इज द राइट आंसर। रिटेंटिविटी जितनी हाई होगी मतलब उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। हम इसको इस टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा टर्म भी पूछेगा। अब मटेरियल हैविंग गुड मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी उसकी अच्छी है, इसका मतलब रिटेंटिविटी बहुत है, शट डाउन होने के बाद भी स्टोर करके रखता है अपने अंदर बहुत बढ़िया से। ठीक है, लो हिस्टेरिसिस लॉस, यार हिस्टेरिसिस लॉस अगर लो होगा तो रिटेंटिविटी छोटी होगी, मतलब रेसिडुअल नहीं होगा, मतलब लाइट बंद करते साथ यानी कि सप्लाई जीरो करते साथ इसकी फ्लक्स डेंसिटी खत्म, मिनिमम पे कम चीजें स्टोर कर पा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि दिन भर में 6 सब्जेक्ट पढ़े और जब रात में सो गए और जब सुबह सो के उठे तो एक सब्जेक्ट का आधा टॉपिक बस याद था, वैसे मटेरियल की बात है ये। दुर्गानंद ने लिखा कि थर्ड वाला हूं सर। ऐसा मत बोलो यार, लेक्चर खत्म होने के समय आप बता रहे हो थर्ड वाला, पहले बता देते कि सर मूवी जाना था मुझे करके। ठीक है, मेमोरी में कंफ्यूज, अरे कोई बात नहीं अभिषेक, होता है। ठीक है, तो अभी ये चीज क्लियर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एकदम सही। बाद में वैसे सबका आंसर डी आना शुरू हो गया था, साक्षी का भी आंसर है, अभिषेक का भी आंसर है, मैक्सिमम सबका आ गया था उसके बाद। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एन एयर गैप इज यूजुअली इंसर्टेड इन अ मैग्नेटिक सर्किट टू, आखिरी सवाल है, देखते हैं इसमें सबका यूनिफॉर्म आंसर आता है कि नहीं आता है। 2017 एसएससी, एयर गैप को हम एक मैग्नेटिक सर्किट में या किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में क्यों इंसर्ट करते हैं, कारण क्या है? पहला ऑप्शन बोलता है कि इंक्रीज द एमएमएफ, दूसरा ऑप्शन बोलता है इंक्रीज द फ्लक्स, तीसरा ऑप्शन बोलता है टू प्रिवेंट द सैचुरेशन, और लास्ट ऑप्शन बोलता है कि नन ऑफ द अबव। यस नयन, एग्जैक्टली, है ना। हिमांशु का आंसर क्या आया? सी ऑप्शन, बढ़िया। दुर्गानंद आज एक क्वेश्चन सही हुआ, बस एक ही सही हुआ। ऋषभ सी ऑप्शन, जितेंद्र सी ऑप्शन, अरे गजब, इसमें दिख रही यूनिफॉर्मिटी फिर से। जितेंद्र सी ऑप्शन आ गया, हिराग ज्योति सी ऑप्शन, विनय सी ऑप्शन, रंजन सी ऑप्शन, स्वाति डी ऑप्शन, साक्षी सी ऑप्शन, राहुल डी ऑप्शन, दिनेश ए ऑप्शन।
हाँ, अब यूनिफॉर्मिटी को नजर लग गई लग रहा है। अभिषेक डी ऑप्शन, अभिषेक ने लाइन से खूब सारे कमेंट कर दिए तो मुझे लगा बहुत सारे लोगों का डी ऑप्शन आ रहा है, पता चला एक ही का आया अभी। स्वाति ने लिखा सी ऑप्शन, दुर्गानंद सी ऑप्शन, दीप्ति प्रिवेंट्स द सैचुरेशन। चलिए देखते हैं एयर गैप को क्यों इंसर्ट करते हैं मैग्नेटिक सर्किट में। इंक्रीज द एमएमएफ, एमएमएफ को इंक्रीज करने के लिए टेक्निकली समझना S इज इक्वल्स टू फाई S होता है सर। एयर गैप लगा देने से क्या हो जाएगा, सॉरी दिस इज नॉट S, दिस इज MF, MMF। अगर मैं S की बात करूं जो कि एयर में वेरी हाई, तो आपको ये स्टेटमेंट सही लगने लग जाएगा। एयर गैप को हम इंसर्ट करते हैं मैग्नेटिक सर्किट में टू इंक्रीज द MF। वैसे टेक्निकली अगर आप देखो तो हाँ, उससे MF जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ तो जाएगी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब मैग्नेटोमोटिव फोर्स का एक चीज समझिएगा कि MMF की मैग्नीट्यूड जो है इट इज फाई इंटू S, इट इज लाइक V इज इक्वल टू I इंटू R। पहला चीज, ये क्यों नहीं सही होगा इसका मैं आपको रीजन बता देता हूं कि MF को बढ़ाने के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोचेंगे कि सर एयर जो है उसके केस में इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है रिलक्टेंस की, क्योंकि म्यू आर उसका बहुत छोटा होता है, तो MF इंक्रीज हो रहा है। बट आप समझिएगा कि हम मैग्नेटिक सर्किट में उसको क्यों इंसर्ट करेंगे, उससे रिलक्टेंस अगर हाई हो जाती है तो कंडक्शन तो वैसे ही पुअर हो जाएगा, और मैग्नेटिक सर्किट में आप बेटर कंडक्शन चाहते हैं तो इंक्रीज द फ्लक्स। फ्लक्स कैसे उससे बढ़ जाएगी, अगर रिलक्टेंस हाई है तो फ्लक्स का ट्रांसफर तो वैसे ही अपोज होने वाला है, तो बी तो किसी हाल में नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो है सही इसमें। अब ए और सी में से कंफ्यूज होना था आपको, है ना। हाँ राहुल बिल्कुल सही। अरे रंजन ऐसा नहीं है, अरे टॉपर हो गए तो हो गए यार, बिल्कुल कोई वो नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि सही आंसर क्या है, क्या करें। विवेक का आंसर है डी ऑप्शन, नवीन ने बोला बी ऑप्शन, स्मृति ने लिखा सी ऑप्शन, तारीख सी ऑप्शन। एयर गैप का नॉर्मली हम जो यूसेज करते हैं ना किसी मैग्नेटिक सर्किट में, दैट इज प्योरली टू प्रिवेंट द सैचुरेशन। हम लोग एज अ कोर उसको इसीलिए यूज करते हैं। अगर आपने BH कर्व का वाला सेशन देखा होगा जिसमें हम इसके बारे में बात किए थे, तो एयर के केस में क्या होता है कि ग्राफ ऐसी ट्रेस हो जाती है, ऐसा लीनियर ग्राफ मिलता है। तो एयर को हम यूज ही इसीलिए करते हैं सो दैट कि सैचुरेशन को हटाया जा सके, सैचुरेशन प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, सैचुरेट होने से उसको रोज, क्योंकि सैचुरेशन किसकी प्रॉपर्टी है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है। ज्यादातर तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर ही आपको सैचुरेशन दिखाई देगा। ठीक है, तो इस वजह से सी ऑप्शन सही है। अब ए क्यों नहीं सही है उसको समझिएगा। इट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू R। तो आप ये बोल रहे हो कि R की वैल्यू को, R बीइंग अ कांस्टेंट, यहां पर R की वैल्यू को अगर हम बढ़ा दें तो V की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर ये वोल्टेज ड्रॉप है तो हाँ, लेकिन MF का रिलेशन जब आप देखोगे तो यहां पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होता है ना, उसके साथ कंडीशन ये है कि वो फोर्स हमको ज्यादा चाहिए होता है, या फोर्स ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ेगी वहां पे, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको इंक्रीज नहीं कर रहा है, उसकी डिमांड को इंक्रीज कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट को बढ़ा रहा है, ये केस है। तो प्रिवेंट सैचुरेशन इज मोर करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। चलिए, तो 50% लोगों की बात मैंने मान लिया, और बाकी 50% जो है वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं एडी करंट भी करवा दूंगा। लेकिन 15वें सवाल तक पहुंचते पहुंचते हम लोग जो है टाइम के आखिरी लिमिट तक पहुंच गए, और 11वां सवाल जो है दीप्ति ने डाउट पूछा हुआ है जो डिस्कस करना बचा हुआ है। हिस्टेरिसिस लॉस लीस्ट डिपेंड्स अपॉन, ये आपका डाउट था ना। चलिए जल्दी से मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। हिस्टेरिसिस लॉस सबसे कम किस पे डिपेंड करेगा, तो हमको ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है, V उसके फॉर्मूले में लिखते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इस पे भी डिपेंड करता है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। स्टीनमेट्स कांस्टेंट, स्टीनमेट्स कोफिशिएंट ऑफ अ मटेरियल KH बिल्कुल डिपेंड करता है इस पे। ठीक है, स्टीनमेट्स कोफिशिएंट जो है उस पे भी डिपेंड करता है। और एम्बिएंट टेम्परेचर आप देखेंगे तो उसके पूरे फॉर्मूले में कहीं पे भी हम लोगों ने एम्बिएंट टेम्परेचर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हिस्टेरिसिस लॉस उस पर बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करता है। हिस्टेरिसिस लॉस बिल्कुल भी एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब उसके आसपास का जो है, जो सराउंडिंग्स है उसकी तापमान, अगर जैसे गर्म माहौल है जिसमें आपने उसको रखा हुआ है, तो क्या उस टेम्परेचर से उसके हिस्टेरिसिस लॉस पे कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, लीस्ट डिपेंडेंट होगा इसके ऊपर। अच्छा अभिषेक, ऑप्शन ए नहीं समझ में आया, ऑप्शन ए मैं बता देता हूं आपको, ये वाला क्लियर। चलिए तो फिर जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ऑप्शन ए मतलब इंक्रीज इन एमएमएफ। एमएमएफ कैसे इंक्रीज हुआ? एक्चुअल में एमएमएफ की डिमांड इंक्रीज हुई, अब उसको ज्यादा एमएमएफ देना पड़ेगा आपको क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई है। ये बिल्कुल ऐसा ही है
कि सप्लाई आपको ज्यादा भेजना पड़ेगा अगर रेजिस्टेंस बढ़ जा रही है, तो पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि उसके अक्रॉस ड्रॉप ज्यादा हो रहा होगा, ड्रॉप हाई हो रहा होगा, बस ये केस है, ठीक है। तो इंक्रीज इन एमएफ, एक्चुअल में एमएफ की डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। प्रिवेंट सैचुरेशन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, ज्यादा सही आंसर इज प्रिवेंट द सैचुरेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच डियर। चलिए, और ऑप्शन सी कैसे सही है? सैचुरेशन के बारे में जेरेमी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब एयर गैप का हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं एक मैग्नेटिक सर्किट में, जब बीएच कर्व हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो वहां पे डिस्कस किया था कि सैचुरेशन का फॉर्म कभी आएगा ही नहीं, एयर के अंदर देयर इज नो सैचुरेशन। काफी देर तक पढ़े थे इसके बारे में हम लोग, कल का ही लेक्चर था जिसमें हम पढ़े थे ना। हाँ, साक्षी ने लिखा कि गुस्सा नहीं हुआ सर, बट क्वेश्चन करके मजा आया। चलिए, तब फिर सही है, तब फिर सही है। एडी करंट तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, पूरा ए टू जेड पूरा जो एडी करंट है उसको पढ़ेंगे अगली क्लास में, और कोशिश करेंगे कि उस सेम क्लास में यानी मंडे की क्लास में ही कंप्लीट भी कर दे अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर द हार्ट्स, विनय, नयन, अभिषेक, दीप्ति, है ना, और सभी स्टूडेंट्स, विवेक। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर एंड अप करते हैं। तारिक, थैंक यू सो मच डियर। मनीष, ठीक है। अभिषेक, लव यू टू डियर। चलिए, आज की क्लास अब यहीं पर एंड अप करते हैं। आप लोग भी मस्त से रिफ्रेश हो जाइए, अगली क्लास के लिए जोरदार मस्त टाइप से पढ़ाई करते जाइए। मिलते हैं आप सभी से मंडे की क्लास में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।